नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं मोतीलाल आलमचंद्र जी। और ये पाली एक्सपर्ट हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। और वो विषय था हमारा धम्म लिपि, पाली भाषा का इतिहास। और जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं, उनमें से किसी ने भी आज तक संस्कृत में न लिखा न बोला। उनकी अगर आप गौर करें, उनके दोहों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि चाहे वो कबीर हो, चाहे रैदास हो, चाहे बुद्ध हो या फिर गुरु नानक हो, नामदेव हो, तुकाराम हो, तो ये सभी के सभी लोग कभी भी संस्कृत में नहीं लिखे, कुछ न अपना प्रचार किए। सब कुछ इनका जो भी था वो पाली में था, क्षेत्रीय भाषाओं में था या पाली प्राकृत में था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हमें अपना इतिहास जानना हो, जब भी हमें अपना इतिहास खोजना हो, तो हमें अपने तो हम संस्कृत ग्रंथों में उसे नहीं खोज सकते हैं। हमें अपने जो लिपि है, जो अपनी भाषा है, उसी से हम अपना इतिहास जान सकते हैं। तो इसीलिए ये बेहद ही ज़रूरी है कि जाना जाए कि हमारी जो प्राचीन लिपि थी वो क्या थी, प्राचीन भाषा क्या थी। भारत का जो इतिहास है, जो ऐतिहासिक इतिहास है, जिसमें लिखित प्रमाण मिलते हैं जिसको हम पढ़ सके हैं, या वैसे प्रमाण जहाँ पे हम नहीं पढ़ सके हैं लेकिन हमारे पास बहुत सारे ढेरों अन्य पुरातात्विक सपोर्टिंग प्रमाण हैं, सबूत हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं कि हमारे महापुरुष किन भाषाओं में लिखते थे, किन भाषाओं में लिखते थे, किस लिपि का प्रयोग करते थे लिखने के लिए, उसके बारे में हम जानें। और तभी हम अपने भारत का सच्चा और अच्छा इतिहास जान पाएंगे। अदरवाइज जो मार्केट में फैल रहा है, जो सोशल मीडिया में ब्राह्मणवादी इतिहास जो फैलाया जा रहा है और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कुछ भी कहीं से भी कोई विज्ञान टपक जा रहा है, कहीं से कोई मूर्ति दिखा दी जा रही है, कहीं से कुछ टपक रहा है, उसमें लोग फंसे हुए हैं। तो हमें सच्चाई जानना होगा कि एक्चुअल में हमारा इतिहास क्या है। तो आज हमारे साथ हैं मोतीलाल जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मोतीलाल जी आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, ताकि जो हमारे दर्शक हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो पब्लिक है, हमारे लोग हैं, वो लोग आपको जान सके। वैसे मैं आपका परिचय बता देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन उससे आगे मैं जानना चाहूँगा, उससे आगे आप बताएं। मोतीलाल जी पाली एक्सपर्ट हैं और धम्म लिपि पे इनका काफ़ी अच्छा काम है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है और काफ़ी अच्छी पुस्तक है। मैं उसको शेयर करके स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ पहले। और ये पुस्तक आप लोग पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसमें इनने जो सांची का स्तूप है उस पे जो पाली अभिलेख है उसके बारे में डिटेल से दिखाया है। और इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें धम्म लिपिचा करके नाम है, जहाँ पे जी। ये काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं। और उसका लिंक भी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इनसे जुड़ सकते हैं। तो ये परिचय था इनका। मैं चाहूँगा कि इससे आगे जो है वो सर अपना परिचय दें जी, और कैसे वो इस नमस्कार क्षेत्र दोस्तों। में आए जी। आज हमारा जो विषय है धम्म लिपि और पाली भाषा का इतिहास। मैं अपना परिचय देते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ एक वर्षों से धम्म लिपि पर कार्य कर रहा हूँ। और धम्म लिपि जो हमारी पुरखों की बहुत हमारी धरोहर है, विरासत है, उस विरासत को पुनः आम जन में उनके आचरण में स्थापित करने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। धम्म लिपि कुछ एक वर्षों में आपने सुना होगा कि यह शब्द आम जन की जुबान पर अब आने लगा है, जबकि ये शब्द नया नहीं है। यह शब्द काफ़ी पुराना है और ये हमारे सदियों से चलाया आ रहा है। मैं इस धम्म लिपि के ऊपर जो लेखी लिपि है, जो लिपि का मूल स्वरूप है, सम्राट अशोक के शासनकाल से प्रारंभ होती है। सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख भारतवर्ष में है वो धम्म लिपि में है। तो इस धम्म लिपि को लेकर मैं धम्म लिपि के अभिलेखों पर रिसर्च करता हूँ। और धम्म लिपि के अभिलेखों के ऊपर ही मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, सांची दानम, जो अमेजन पे भी उपलब्ध है। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मैं मूल रूप से
मैं सेवा में हूँ, शासकीय सेवा में हूँ और मैं एक सेवा से हटकर लेखन के कार्य से जुड़ा हूँ। इसमें धम्मलिपि को मैं मेन रूप से फोकस करता हूँ। इसके अलावा मैं मेरी एक काव्य संग्रह, एक उपन्यास और एक आलेख की पुस्तक कितने भारत भी पब्लिश हुई है। तो आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, धम्मलिपि और पाली, तो मैं इसके ऊपर फोकस करना चाहूँगा। एक्चुअली जो भाषा है, सबसे पहले मनुष्य ने जब बोलना सीखा तो बोलने का जो इतिहास है वो एक लंबा इतिहास रहा है, कई सदियों का इतिहास रहा है। लेकिन ये हमारे लिखने का इतिहास बहुत बोलने के इतिहास की अपेक्षा बहुत छोटा है। देखा जाए तो हम इस सबसे पुराना इतिहास हमें जो लिखने का अभिलेखों के रूप में हमें देखने को मिलता है वो भारतवर्ष में हड़प्पा कालीन पढ़ नहीं पाए हैं। सबसे प्राचीन पठनीय लिपि जो हमें देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, वो सम्राट अशोक की धम्म लिपि है। चलिए, सम्राट अशोक अपने अभिलेखों में जब अपने चतुर्दश शिलालेख को प्रारंभ करते हैं तो वो प्रारंभ करते ही कहते हैं यंग धम्म लिपि। अलग अलग अभिलेख के हिसाब से यदि मैं बताऊं, गिरनार के अभिलेख को यदि मैं पढ़ के बताऊं आपको, यंग धम्म लिपि देवानंग प्रियन पियदस्सीना राया लिखा पिता। या हम दूसरा कालसी शिलालेख को पढ़ें तो कालसी शिलालेख में सम्राट अशोक कहते हैं यंग धम्मलिपि देवानंग पियेना पियदस्सीना लेखिता। या जोगढ़ में भी हमें चतुर्दश शिलालेख देखने को मिलता है। जोगढ़ में सम्राट अशोक कहते हैं, इस चतुर्दश शिलालेख की पहली ही लाइन है यंग धम्मलिपि खेपिंग लसी पवतसी देवानंग पियेन पियदस्सीना लाजिना लिखा पिता। अर्थात जो सम्राट अशोक अपने अभिलेख लिख रहे हैं वो यंग धम्मलिपि, मतलब ये धम्मलिपि में लिख रहे हैं। लेकिन कालांतर में ये धम्मलिपि विलुप्त हो गई और आज से लगभग 183 वर्ष पूर्व 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को पुनः पढ़ा, इनके अभिलेखों को पुनः पढ़ा, जब यह ज्ञात हुआ कि भारत की इस पवित्र भूमि पर सम्राट अशोक जैसे महान शासक का यहाँ पे महान राज्य रहा है। उसके पूर्व सम्राट अशोक को इस भूमि के लोग लगभग भूला चुके थे। जब ये अभिलेख पढ़े गए, जब उनका अनुवाद जनता के सामने आया, तो एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज थी कि धम्म लिपि ये सबसे प्राचीन लिपि है। एक्चुअली हमें लेखकीय साक्ष्य जो है धम्म लिपि के पूर्व नहीं मिलते हैं। धम्म लिपि ही पहली ऐसी पठनीय लिपि है जिसके आधार पे भारतवर्ष की अधिकांश लिपियों का जन्म हुआ है। एक्चुअली जो हम हिंदी में काखा या स्वर जो पढ़ते हैं, बिल्कुल हूबहू हमें धम्म लिपि में देखने को मिलते हैं। धम्म लिपि में मूलतः 8 स्वर निगहिता उसको व्यंजन में काउंट किया जाता है और 33 व्यंजन होते हैं। धम्म लिपि में जो आई और औ, एक्चुअली 2 स्वर बहुत बाद में जोड़े गए हैं। आई और औ वाले जो स्वर के अभिलेखीय साक्ष्य हमें सम्राट अशोक के किसी भी शिलालेख में देखने को नहीं मिलते। ये कालांतर में इन शब्दों का इजाद हुआ है। इस प्रकार धम्म लिपि जो लेखन करने का तरीका है, आ ई उ या व्यंजन में का खा, हमें आज भी हिंदी में भी यही धम्म लिपि के इसी तरह के व्यंजन देखने को मिलते हैं। कन्नड़ में भी मिलते हैं, तमिल में ही मिलते हैं, उड़िया में ही मिलते हैं, बंगला में भी मिलते हैं। जो मात्रा लगाने का तरीका है धम्म लिपि में, आपको ऊ और बड़ाऊ की मात्रा अक्षर के निचले भाग में लगाते हैं और शेष मात्रा अक्षर के ऊपरी भाग में लगाते हैं। इन भाषाओं में भी यही तरीका अपनाया गया। लेकिन जब इस लिपि को पढ़ा गया और बाद के इतिहासकारों ने धम्म लिपि शब्द को, एक्चुअली जो सम्राट अशोक उपयोग करते हैं, उस शब्द को बदलकर एक ललित विस्तार जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें बम्बी लिपि के आधार पे ब्राह्मी लिपि अशोक की धम्म लिपि को नामकरण कर दिया गया। यह पूर्णतः मैं इसको सच नहीं मानता है। एक्चुअली
जो सृजन करता है लिपि का, प्रथम सृजन करता है लिपि का, वही अभी अपने अभिलेख में यंग धम्म लिपि है, धम्म लिपि है कहकर उच्चारित कर रहे हैं, तो हमें धम्म लिपि ही स्वीकार करनी चाहिए। यदि ब्राह्मी लिपि का अनुवाद और धम्म लिपि का अनुवाद जिस प्रकार इतिहासकारों ने बताया है, यदि करके आप स्वयं देखेंगे तो आश्चर्य होगा। धम्म लिपि का अनुवाद इतिहासकारों ने किया है धर्म लेख, तो इसी आधार पे आप ब्राह्मी लिपि का अनुवाद कीजिए, ब्राह्मी लिपि तो ब्रह्म लेख होगा। तो स्वाभाविक रूप से सम्राट अशोक ने ब्रह्म लेख तो नहीं लिखवाए, सम्राट अशोक ने राजज्ञाएं खुदवाई है। ये राजज्ञाएं न केवल प्रशासनिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, पर शैक्षणिक है, स्वास्थ्य के संबंध में है। तो जो राजज्ञाएं हैं सम्राट अशोक की, वो हर विधा पर उन्होंने फोकस किया है, अधिकारियों को निर्देश दिया है, पेड़ पौधे लगाने के लिए, जड़ी बूटियों के लिए निर्देश किया है, अच्छे कार्य करने के लिए निर्देश किया है, जीवों की हत्या रोकने के लिए निर्देश दिया है और राजज्ञा जारी की है। तो ये कोई धर्म लेख अकेले नहीं कह सकते। सम्राट अशोक के अभिलेख, बृहद अभिलेख मिले हैं, बृहद चतुर्थ शिलालेख मिले हैं, तो उनको अकेला हम धर्म तक सीमित नहीं कर सकते, राजज्ञा तक सीमित नहीं कर सकते। इनमें बृहद स्तर का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, कई तरह की शिक्षाएं हैं। इस प्रकार जो ट्रांसलेशन है धर्मलेख, उस तक हम सम्राट अशोक की राजज्ञाओं को सीमित नहीं कर सकते। तो यह जो जी। लिपि है पूर्णतः धम्म लिपि है, और धम्म लिपि को सम्राट अशोक ने धम्म लिपि, धम्म लिपि पी के ऊपर बड़ी की मात्रा, और धम्म लिपि, धम्म लिपि शब्द अपना टोपरा, दिल्ली टोपरा स्थित जो शिलालेख है उसका 7वां भाग है, उसमें धम्म लिपि शब्द भी आया है। तो अधिकांश धम्म लिपि या धम्म लिपि शब्द उपयोग किया गया है, और इसी लिपि के आधार पर ही भारतवर्ष की भारतीय मूल की अधिकांश भाषाओं की लिपियों को जन्म हुआ। जो पाली शब्द है, सबसे पहले हमें एक आदि तमिल का शिलालेख है जम्बई गांव में, वहां पर देखने को मिलता पाली शब्द उपयोग हुआ। और पक्ति शब्द यदि कहें तो ब्रह्मगिरी शिलालेख हमें कर्नाटक में शिलालेख देखने को मिलता है। ब्रह्मी शिलालेख जो है, इसमें चपड़ एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं सम्राट अशोक के शासनकाल के, और इस शिलालेख पर हमें चपड़ शिलालेख, ब्राह्मी शिलालेख के साथ में हमें यह देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, एक्चुअली जो अंतिम सेकंड लाइन में कहते हैं, ऐसा पुराना पक्ति दीगा बसूचा ऐसा, तो पक्ति शब्द आ रहा है, बाद में पक्ति या पकत शब्द से ही प्राकृतिक शब्द खुद अपभ्रंशित है। और अंतिम लाइन में इसमें कहते हैं चपड़े ने लिखिते लिपि करेड़। एक्चुअली कई जगह लिपि को लिखना जो हमारी क्रिया है लिख, इससे उसको मिक्सअप करने की कोशिश की गई है। मैंने आपको पहले ही बताया, यंग धम्म लिपि पियदसी देवानंद पियदसीना लिखिता या लेखा पिता या लिखा पिता, ये 3 तरह की ये प्रणवार्थक क्रिया है। लिखवाया, लिखाया, स्वयं उपयोग कर रहे हैं, लिपि अलग शब्द उपयोग हो रहा है, और लिख जो धातु है उससे बनी हुई क्रिया, प्रणवार्थक क्रिया अलग उपयोग हो रही है। तो लिख से लिपि को आप मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन इतिहासकारों ने बड़ी चालाकी से लिख और लिपि को एक ही सिद्ध करने की कोशिश की है। ऐसे धम्म लिपि को धर्म लेख, लिपि को लेख कर दिया। जो ब्राह्मी अपना ब्रह्मगिरी का शिलालेख है, इसमें चपड़े ने लिखिते लिपि करेड़, मतलब लिपिकार। जो लिपिक शब्द हम आज देखते हैं, लिपिक मतलब लेखक, तो लिपिकार बहुत पुराना शब्द है। इसमें भी लिखिते अलग शब्द उपयोग है, लिपिकरण अलग शब्द है। चपड़ेन लिखिते लिपिकरण में चपड़ेन के द्वारा लिखवाया गया। तो इसको लिख और लिपि दोनों का जो मूल धातु दोनों की अलग अलग है, उनको एक नहीं कर सकते। तो जो एक्चुअली एक बहुत बड़ी ये चालाकी रही है इतिहासकारों की कि धम्म लिपि शब्द को ब्राह्मी लिपि शब्द से ढक दिया जाए, जबकि ब्राह्मी लिपि कोई बाहरी शब्द नहीं, कोई आगंतुक शब्द नहीं है। ये भी बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर से ही आया है।
लेकिन एक बहुत बड़ा जो इतिहास दबा हुआ था उसको हम उघाड़ सकते थे, उससे हम पर्दा उठा सकते थे। एक चालाकी के तहत उसको दफन कर दिया गया। धम्मलिपि नाम के लिए भी कई हमारे बुद्धिजीवी पूरे देश भर में युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, और इस धम्मलिपि शब्द के प्रचार प्रसार के लिए, इसकी जो वैभवशाली इसका इतिहास रहा है, जो इसका गौरव रहा है, तो विरासत को पुनः स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं। एक्चुअली जिस समाज में लिपि भाषा यदि उस समाज की गुम हो जाए, उसको विकृत कर दिया जाए, तो समाज को जल्दी से या बहुत कम संसाधनों से उसको बस में किया सकता है। यही कुछ लोगों के साथ में यहाँ भी हुआ है कि उनकी लिपि और भाषा, उसको उसमें कुछ जो प्रतिष्ठित शब्द हैं उनको विकृत कर दिया गया। उनके जो अच्छे शब्द थे, उनके प्रतिष्ठित शब्द थे, उनमें या उनको शब्दों को उनमें नकारात्मकता भर दी गई। तो उन शब्दों से जो जो एक हेरिटेज थी, जो विरासत थी, जो हमारे संबोधन उच्च संबोधनीय शब्द थे, उन शब्दों को दूसरी भाषा या आगंतुक भाषा जब भारत में प्रवेश की, तो जो आगंतुक भाषाओं ने उन शब्दों को हीनता या हीन प्रदर्शित कर दिया है। आप धम्मलिपि जितना आप सीखेंगे, जितना आप प्राकृतिक भाषा सीखेंगे, तो आपको बहुत से शब्द आपको मिलेंगे। इन शब्दों को आप गौरव, आप अपने आप में गौरव, अपना विरासत जो है, उसका गौरवशाली विरासत रही है, उसको आप महसूस कर सकेंगे। एक्चुअली एक भाषा, जब ये कालांतर में आप स्टडी करें, तो भाषा ही एकमात्र हथियार रहा है जिससे दूसरी संस्कृति के ऊपर आराम से राज किया सकता है, उस पर अतिक्रमण किया सकता है। भाषा के आधार पर ही, एक्चुअली भाषा जो है, लेखन एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, और ये लेखन जो है एक लंबा चलने वाला तरीका है, एक लंबा जिंदा रहने वाला तरीका है। आपने आज लिखा, हो सकता है 500 साल बाद एक साक्ष्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो। तो जो लिखा गया है वह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। यदि सम्राट अशोक के अभिलेख आज से 2300 साल पूर्व लिखे गए, उनको आज हम पढ़ रहे हैं, उनके जो मैसेज है उनकी राजकीय को आज हम समझ रहे हैं, तो ये लिपि के कारण है। इसलिए लिपि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसी भी समाज को एक विकसित रूप देने के लिए। भाषा एक महत्वपूर्ण अंग है एक समाज को एक विकसित रूप देने के लिए, एक समाज को विकसित इस स्तर पर पहुंचाने के लिए। या हम अभी 200 साल पुरानी ही बात करें, 400 साल पुरानी बात करें, अंग्रेज भारत में आए तो वो किस बात पे हम पे राज किए? भाई उनने अपनी भाषा को श्रेष्ठ स्थापित किया, और यहाँ की भाषा को बताया गया कि आपकी भाषाओं से श्रेष्ठ हमारी भाषा है। और उन्होंने कुछ ऐसे शब्द गढ़े जो आपकी भाषाओं में श्रेष्ठ थे, वो उनकी अंग्रेजी भाषा में उनको नकारात्मक रूप दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आगंतुक संस्कृति जो आती है, सबसे पहले वहाँ जो जिस संस्कृति का राज है उसकी भाषा को विकृत करती है, उसके उच्च शब्दों को, उस उच्च संबोधनों को उसको विकृत करती है, जिससे वह प्रभावी रूप से उस संस्कृति पर, उस भाषा पर, उस लिपि पर आराम से उस पर वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। और आपने लिपि और भाषा पर यदि वर्चस्व स्थापित कर लिया, तो कोई भी संस्कृति की भाषा या संस्कृति पर आप विजय पा सकते हैं। आगंतुक संस्कृतियों का विजय पाना भारतीय मूल की भाषाओं पर है, भारतीय मूल की संस्कृति पर भाषा का उसमें अहम रोल रहा है, लिपि का अहम रोल रहा है। पाली जो हमारी मूल भाषा, पक्ती भाषा है, प्राकृतिक जो नेचुरल है, उसमें सबसे कम आपको ग्रामर देखने को मिलेगी, सबसे कम जटिलता देखने को मिलेगी, कम से कम आपको संयुक्त शब्द, संयुक्त अक्षर देखने को मिलेंगे। निगहिता एक महत्वपूर्ण जो पाली व्यंजन है, लेकिन हिंदी में आते आते उसको अनुस्वर का रूप दे दिया है, तो उसका बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप है, बहुत उसमें मिठास है। जैसे आप पाली में आप कहेंगे बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं जो आपकी ध्वनि आ रही है, शरणं गच्छामि, इस तरह के बुद्धं शरणं जो ध्वनि आती है शब्द के अंत में, एक बहुत महत्वपूर्ण ध्वनि है, बहुत मिठास है उस ध्वनि में। आपका पूरा पूरा ब्रेन जो है उसमें कंपन होता है, वो बहुत ही
रोचक अनुभव आपको देती है। इस तरह के जो पाली के शब्द थे, पाली बहुत ही सहज और सरल, उसमें व्याकरण की जटिलता है कहीं बिल्कुल नहीं है। तो आप यदि जब पढ़ेंगे धम्म लिपि को और पाली के साथ में, या पाली जो हमारा साहित्य जो लिखा गया है, पुराना साहित्य हमारा, भगवान बुद्ध का जितना भी आपको साहित्य हमें देखने को मिलता है वो पाली भाषा में है। और सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख है वो धम्म लिपि में है, उसकी भाषा पाली है, प्राकृतिक है। कुछ प्राकृतिक शब्द हैं, अधिकांश पाली के शब्द हैं। तो जब इन एक्चुअली पाली भाषा में ही सम्राट भगवान बुद्ध अपना उपदेश दे रहे हैं, उसी भाषा में सम्राट अशोक अपने शिलालेख उत्कीर्ण करवा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने भी जनमानस की जो भाषा थी, आमजन की जो भाषा थी, जिसे आमजन आराम से समझता बोलता था, उसी भाषा को अपने उपदेश देने के लिए, अपनी देशना देने के लिए प्रयोग किया। तो सम्राट अशोक भी उसी भाषा को प्रयोग कर रहे हैं जिसको आम जन समझ सकता है। एक्चुअली सम्राट अशोक जो शिलालेख खुदवा रहे थे धम्म लिपि में, वो एक्चुअली एक हायर हिरार्की या जो हायर ऑफिसर्स थे, महामात्यास थे, महामंत्री थे, राजूकास थे, पुलिसास थे, इन लोगों के लिए नहीं खुदवाए थे, उन्होंने आम जनता के लिए खुदवाए थे। एक्चुअली जो संदेश था, जो मैसेज था, वो एक सेवा थी। तो वो आम जनता जिन शिलालेखों को पढ़ सके और उन शिलालेखों में जो संदेश लिखा है, जो उनके अधिकार लिखे हैं, उन अधिकारों को जनता उपयोग कर सके, इसलिए सम्राट अशोक ने जन भाषा जो थी, आम जन की भाषा थी, सरल भाषा थी, पक्ति भाषा, उसको चुना। तो अभिलेखी रूप से जो प्राकृतिक का हमें पक्ति प्राचीनतम जो रूप देखने को मिलता है, वो ब्राह्मगिरी शिलालेख के लगभग सेकंड जो लाइन है लास्ट की, उसमें हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पक्ति शब्द उपयोग किया है। और पाली शब्द हमें तमिल ब्राह्मी के एक जम्बई गांव में जो शिलालेख मिला है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये प्राचीनतम साक्ष्य हमारे पास में जो अभिलेखी रूप से हमें मिलते हैं इन शब्दों को व्यक्त करने के लिए। और धम्मलिपि शब्द एक बार नहीं 40 से अधिक बार सम्राट अशोक खुद अपने अभिलेखों में प्रयोग कर रहे हैं। यह शब्द न केवल गन्नार के अभिलेख में, बल्कि कालसी के अभिलेख में, जौगढ़ के चतुर्थ शिलालेख में, धौली के शिलालेख में ये हमें देखने को मिलता है। और टोपरा, दिल्ली टोपरा स्थित जो स्तंभ लेख है, उसके 7वां जो भाग है, उसमें धम्म लिपि की जगह धम्म लिपि शब्द हमें देखने को मिलता है। और यदि आप पाकिस्तान में हमें जो शिलालेख मिले हैं, जिसमें आपका शहबाजगढ़ी और मानसेरा के 2 चतुर्थ शिलालेख है, यहाँ पर धर्मदीपी, एक्चुअली धर्मदीपी अशोक लिखते हैं, जिसे अभी खरोष्टी के नाम से प्रचारित किया गया है, धर्मदीपी शब्द उपयोग करते हैं। खरोष्टी में धर्मदीपी कहते हैं या धर्मदीपी है। और वो धर्मदीपी को जब भारतीय जो वर्तमान भारतीय भूभाग है, वर्तमान भारत देश की सीमाएं हैं, यहाँ पर जितने भी शिलालेख हैं वहाँ पर धम्म लिपि उपयोग करते हैं। इन 2 जो लिपियां हैं, एक्चुअली जो खरोष्टी है, जैसे खरोष्टी में इसलिए उपयोग कर रहा हूँ कि वो जनमानस के जबान पर चढ़ा हुआ शब्द है। एक्चुअली सम्राट अशोक उसको धर्मदीपी कहते हैं। तो धर्मदीपी जो लिपि है वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, दाएं से बाएं। और धम्म लिपि हम लिखते हैं बाएं से दाएं। आज भी अधिकांश भाषा जो है वो बाएं से दाएं ही लिखी जाती है। हिंदी, बंगला, आपका जो भी उड़िया या आपका कन्नड़, तमिल, सारी बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन जो खरोष्टी है, धर्मदीपी है, वो दाएं से बाएं लिख रहे हैं, मतलब धम्म लिपि की उल्टा। यदि हम और पहले जाएंगे, हम हड़प्पा संस्कृति की ओर यदि रुख करते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति की जो लिपि है वो भी दाएं से बाएं ही लिखी गई है, जैसा अभी तक के इतिहासकारों ने उसको समझा और पढ़ा और बताया गया। तो इन लिपियों में हड़प्पा लिपि, धर्मलिपि, धम्म लिपि और आदि तमिल, इन सभी में एक समानता है, एक लिंक्ड है। कहीं इस कुछ जो लिंक है, इसके संपर्क सूत्र है, एक्चुअली वो अभी मिसिंग है। लेकिन ये लिपि, सारी की सारी लिपियां लिंक्ड है। आज आप देखते हैं हिंदी की लिपि और तमिल की लिपि, देखिए कितनी भिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन आप 2300 साल पहले देखिए, यहाँ पर धम्म लिपि है, उस अभी वर्तमान जो आदि तमिल मिली है,
आदि तमिल के अक्षर और धम्म लिपि के अक्षर बिल्कुल पूरे के पूरे अक्षर मेल खाते हैं। कुछ एक अक्षर जो है आदि तमिल में, उस समय के अशोककालीन तमिल में कुछ एक जो अक्षर है मामूली अक्षर बढ़ गए हैं और कुछ अक्षर कम भी हैं। मतलब 4 अक्षर ला ला वाले हैं वो बढ़ गए हैं, और जो एक्चुअली हमारे यहाँ का खा गा घा होता है इंगा, हिंदी में जैसा होता है बस धम्म लिपि में है, लेकिन तमिल में आदि तमिल में का इंगा चा जा या टा इणा, इस तरह जो बीच के हैं खा गा ठा डा था दा, इस तरह के जो बीच के अक्षर है वो उसमें नहीं है। ये एक लिपि की अंतर है, उस पर भी एक गहरी रिसर्च हमने की है, भविष्य में उसको बताएंगे। यह लिपि जो वर्तमान आप तमिल देखिए और वर्तमान हिंदी देखिए, देवनागरी देखिए, दोनों अक्षर में बहुत अंतर है। लेकिन आप इसको 2300 साल पहले लेके जाइए, दोनों एक ही केंद्र बिंदु पे आएंगे और धम्म लिपि पे आकर रुकेंगे। धम्म लिपि से ही तब आदि तमिल के अक्षर लिए गए हैं और धम्म लिपि से ही बाकी भारतीय भाषाओं के अक्षरों का विकास हुआ है। लिपि के चिन्ह एक्चुअली अपना स्वरूप बदलते गए और आज इतना स्वरूप बदल लिया कि जो अशोक ने जो लिपि के चिन्ह बनाए थे वो बहुत ही सरल थे, बहुत ही सहज थे। लेकिन आज की हिंदी के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं थोड़े घुमावदार हैं, और तमिल के तो इतने घुमावदार हैं कि आप उनको आसानी से पहचान भी नहीं सकते। हमारे देश की, हमारी संस्कृति की जो मूल भाषा पाली भाषा है और लिपि जो है धम्म लिपि है। इसी प्रकार आप धर्मलिपि से होते हुए, धर्मलिपि में मैं आपको बता दूं यहाँ पर खरोष्ठी जो लिपि है, इसमें भी एक अनूठा जो प्रयोग हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली अशोक के शासनकाल तक हमें लिपि का विकास हमें देखने को नहीं मिलता। यदि आप धर्मलिपि को देखें, खरोष्ठी को देखें, तो वहाँ आ है, आ में ही कुछ एक मात्रा लगा के उसे आ ई उ, मतलब एक अक्षर को ही उसके अलग अलग स्वरूप बना के आ ई बनाया जा रहा है। अर्थात आ है, आ में एक मात्रा चढ़ा दी आ हो गया, उसी में दूसरे स्थान में मात्रा चढ़ा दी ऊ हो गया, ओ हो गया। मतलब आ अक्षर पे मात्रा लगाने का तरीका या उसका स्थान जो अक्षर ऊपरी भाग, नीची भाग, अंदर के साइड में लगाने के तरीके से ही आ से ही आ से ही ई, आ से ही ऊ, आ से ही ओ बन गए। लेकिन सम्राट अशोक ए भी लिपि लिख रहे हैं, लेकिन धम्म लिपि में जब सम्राट अशोक आते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव करते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बदलाव लाते हैं। उतना वैज्ञानिक बदलाव लाते हैं कि वह बदलाव आज भी स्वीकार्य है। आज भी तमाम लिपियां उसी नियम को पालन कर रही है जो सम्राट अशोक के शासन काल में जारी था। मतलब लिपि उस समय रही है इस प्रकार। धम्म लिपि के पहले हम धर्म लिपि कह सकते हैं, एक्चुअली उसका जो स्वरूप है वो उतना वैज्ञानिक नहीं है जितना धम्म लिपि है, जिससे हम ये आशा लगा सकते हैं कि धम्म लिपि सम्राट अशोक के शासनकाल में सृजन होकर उसका और वैज्ञानिक और विस्तृत एक स्वरूप दिया गया। अब इसी आधार पे हम धर्मलिपि से होते हुए ये जो धर्मलिपि का जो एरिया है, पाकिस्तान का जो एरिया है, सिंधु घाटी का जो एरिया है, और सिंधु घाटी के एरिया में ही हड़प्पा सभ्यता पनपी। अर्थात सिंधु घाटी का एरिया जिसमें हड़प्पा संस्कृति पनपी और सिंधु घाटी का एरिया जिसमें सम्राट अशोक अपने अभिलेख खुदवाते हैं धर्मलिपि में, खरोष्ठी में, वो भी उसी इलाके में पाए गए हैं जहाँ पर किसी काल में हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी। अब दूसरा भी इसमें समानता देखिए आप, धर्मलिपि भी दाएं से बाएं लिख रहे हैं और हड़प्पा की लिपि भी दाएं से बाएं लिख रहे हैं। दोनों का भौगोलिक क्षेत्रफल एक है, दोनों का लिखने का स्वरूप एक है। धर्मलिपि जिसे खरोष्ठी कहते हैं, मैं इसको धर्मलिपि शब्द उपयोग करूंगा। धर्मलिपि में भी मात्रा लगाने का तरीका छोटे से डंडे से आकार लगा के रेखा, छोटी सी रेखा बना के उसका हम उच्चारण करते हैं। और आप हड़प्पा की लिपि को भी देखेंगे, हड़प्पा भी जो नाम है वो तात्कालिक नाम नहीं है। उस समय तक जब हड़प्पा संस्कृति फल फूल रही होगी, उस समय का जो एक्चुअल नाम है वो है मेलुक या मेलुहाई जो हमें मिला है। तो जो मेलुहाई सभ्यता है उसमें उसकी लिपि में भी जो लिखने का तरीका वो पूरा पिक्टोरिकल नहीं है, पिक्टोग्राफिक नहीं है, उसको क्या पूरा मानचित्रात्मक पूरी लिपि है। मैं उसको पूरी तरीके से मानचित्रात्मक लिपि नहीं मानता। एक्चुअली उसमें भी जो चित्रात्मक जो लिपि है उसमें भी मात्राएं लगाई गई है,
उसमें यदि इसको गहन अध्ययन किया जाए, इस पर यदि 5 से 10 साल गहन रिसर्च किया जाए, तो इस लिपि को भी क्रैक किया सकता है, इसको भी बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है। लेकिन डर यही है कि यदि ये हड़प्पा कालीन लिपि यदि क्रैक हो गई, इसको अच्छे से पढ़ लिया गया, पूर्णतः पढ़ लिया गया, तो भारत के बहुत से जो प्रश्न है, जो प्रश्न चिन्ह जिन बातों पे लगा हुआ है कि भारतीय मूल की भाषा क्या रही है, भारतीय मूल के लोगों की भाषा क्या रही है, तो वहां पर बहुत से जो प्रश्न चिन्ह है, वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इस जो हड़प्पा कालीन लिपि है, इसको भी पढ़ा जा सकता है, पढ़ी जा सकने योग्य लिपि है। इस लिपि को पढ़ने के लिए आपको धम्म लिपि, धर्म लिपि और आदि तमिल लिपि को संयुक्त रूप से यदि आप स्टडी करें, इनके शब्दों को स्टडी करें, और यहाँ पर यदि लिंक आप कर सकते हैं हड़प्पा लिपि पे, तो इसको हड़प्पा लिपि को भी बड़े आसानी से पढ़ाया जा सकता है। एक्चुअली हड़प्पा लिपि का धम्म लिपि से संबंध जो है, हम इस आशय पे कह सकते हैं कि सम्राट अशोक जो लिपि विकसित कर रहे हैं उनके शासनकाल में, धम्म लिपि, वो इतनी वैज्ञानिक लिपि अचानक एक शासनकाल में नहीं आ सकती। जो धम्म लिपि के पहले, जो सम्राट अशोक के पहले हमें अभिलेख देखने को नहीं मिलते, तो सम्राट अशोक के शासनकाल में हमें अचानक एक वैज्ञानिक स्वरूप वाली लिपि देखने को मिलती है, और इतनी वैज्ञानिक स्वरूप वाली लिपि कि उसके लिपिकीय चिन्ह रूप बदलकर आज भी विभिन्न भाषाओं में प्रयोग हो रहे हैं। जबकि उस समय क्षेत्रीय भाषाओं का बोलबाला था, क्षेत्रीयता का बोलबाला था। अशोक के शिलालेखों में खुद क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। शब्द जो है क्षेत्रीय स्वरूप बदलते हैं। हमें जो धम्म लिपि में शब्द मिले हैं, गिरनार में जो शब्द मिले हैं, उन शब्दों का स्वरूप थोड़ा चेंज है। उन्हीं यदि कालसी में, देहरादून में शब्दों को पढ़ेंगे तो उनका अलग है। देहरादून में ऐसे पुलिस का शब्द मिला है, पुलिस का जो जनता के सहयोग के लिए, जनता की रक्षा के लिए, जनता के लिए जो ऑफिसर्स नियुक्त किए गए थे, राजू का या पुलिसा, तो कालसी अभिलेख देखेंगे तो वहां पे पुलिसा, लजू का, इवन राजा के लिए लाजा, लाजी ने शब्द उपयोग किया है। यदि इन्हीं शब्दों को आप धौली, जौगढ़, गिरनार में देखेंगे तो वहां पे राजा लिखा है, गिरनार में राजा लिखा है, पुलिसा को पुलिसा लिखा है। मतलब जो रा को ला उपयोग करने की वहां पर क्षेत्रीयता रही है। आज भी बहुत सी भाषाओं में, आप बिहार में जो मगधी मगही है, वहां पे हमें देखने सुनने को मिलता है ला रा का वहां पे फर्क बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। तो राजा, लाजा, इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह के शब्द हमें सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी देखने को मिलते हैं। ये शब्द यहाँ पे लाजा लिखा है, वहां पे राजा लिखा है। तो क्षेत्रीयता का प्रभाव है। इसी तरह यहाँ पर भारतीय भौगोलिक जो भूभाग याद के हमारा आज की वर्तमान सीमा है, जिसमें धम्म लिपि के सारे अभिलेख मिले हैं। अभी पाकिस्तान की सीमा में जो हमें धर्म लिपि देखने को मिलती है, धर्म लिपि के 2 अभिलेख, चतुर्दश शिलालेख हमें मिले हैं, जो शहबाजगढ़ी और मानसेरा में स्थित है। चतुर्दश शिलालेख है, बड़े शिलालेख है। वही जो संदेश गिरनार के शिलालेख में लिखा है, वही संदेश शहबाजगढ़ी और मानसेरा के शिलालेख में भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन शब्द और वहां पर भाषाएं और लिपि बदल गई है। अब वो आपकी खरोष्टीय धर्म लिपि कह रहे हैं सम्राट अशोक, यहाँ पर धम्म लिपि कह रहे हैं। इस प्रकार क्षेत्रीयता का प्रभाव हमें शब्दों में देखने को मिलता है। तो सबसे प्राचीन जो भाषा है अभिलेखीय साक्ष्य के ऊपर, प्रातात्विक साक्ष्य के ऊपर, वो धम्म लिपि है। धम्म लिपि सम्राट अशोक के शासनकाल के हमें ढेरों तमाम शिलालेख, भूआलेख, चतुर्दश शिलालेख, आपको स्तंभ लेख, लघु शिलालेख, कई प्रकार के शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं। कई दानदाताओं के शिलालेख आप सांची में देखेंगे, भरूच में देखेंगे, स्तूपों पर ढेरों दानदाताओं के शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं। ये सम्राट अशोक के शिलालेखों से इतर शिलालेख है। सांची में सम्राट अशोक का लघु स्तंभ लगा हुआ है, उस पर सम्राट अशोक का शिलालेख खुदा हुआ है। लेकिन जो वेदिकाओं पर तमाम शिलालेख, जिसमें मैंने गहन रिसर्च भी की, उस पर ढेरों शिलालेख दानदाताओं के नाम, उनके रहने के स्थान उसमें अंकित है। सांची का जो स्तूप है उस पे आपको उज्जैन, सांची, आपका धम्मगिरी या और भी कई कुररघर, कई अन्य स्थानों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। और उन शहरों के बहुतों के नाम अभी अब वर्तमान स्वरूप में अपभ्रंशित हो गए। लेकिन ये जो मिसिंग सूत्र है, हमें उनको लिंक करने की आवश्यकता है। भारत में
एक्चुअली जो लिपि का सृजन का यदि हम इसका श्रेय दें तो वो यहाँ की मूल संस्कृति को जाता है। लेखन का कार्य लिपि जो शब्द है एक्चुअली बहुत ही मूल शब्द। आप गांव में देखेंगे तो लीपना, गोबर से लीपते हैं ना, लीप दिया। हमारे गांव के देहाती शब्दों में बहुत हमें देखने सुनने को मिलता है। तो बड़ा गहनता से यदि उन शब्दों को आप देखें सुने तो हमें बहुत से शब्द जो लुप्त होते जा रहे हैं, जो हमारी बूढ़ी दादी परदादी बोला करती थी, उन शब्दों में बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। वो हमारे इतिहास को जीवित रखे हुए हैं। उन शब्दों में यदि उन शब्दों को हम स्टडी करें तो सम्राट अशोक की लिपि के चिन्हों से, लिपि के शब्दों से जो हमें धम लिपि में देखने को मिले हैं, सम्राट अशोक राजा को देखने को मिले हैं, उनसे हम तुलना करें, पाली के शब्दों से हम तुलना करें तो हमें बहुत कुछ हम उन शब्दों से सीख सकते हैं। उनमें गहरा राज छुपा हुआ है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में बहुत से शब्द या बहुत सी जो राजज्ञा आज भी प्रचलित हैं, लेकिन उन सम्राट अशोक की राजज्ञाओं से हम उनको लिंक नहीं कर पा रहे। आज भी आप देखेंगे कि बहुत सी तिथियों में जो है लोग मांसाहार लेते हैं, मांसाहार का त्याग करते हैं, नहीं लेते हैं। सम्राट अशोक खुद अपने शिलालेखों में खुदवाते हैं कि जो प्रतिपदा है, पूर्णिमा है, अष्टमी है और चौदहवीं है, इन 4 तिथियों में विशेषकर यहाँ पर ना तो पशु हत्या होगी, ना मांसाहार ग्रहण किया जाएगा। आज भी इन तिथियों को पवित्र मानते हैं। इन तिथियों का अपना महत्व है। अष्टमी सम्राट अशोक का जन्मदिन है। पूर्णिमा भगवान बुद्ध की बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। चतुर्दशी, यह भी ऐसी बौद्ध बिहारों की बहुत सी परंपराएं, पाथीमोक वगैरह जो चतुर्दशी को ही होती थी या अमावस्या के पहले चतुर्दशी को संपन्न होती थी, ये प्रतिपदा को संपन्न होती थी। तो जो लिंक है, सम्राट अशोक ने जो राजज्ञाएं खुदवाई है वो भगवान बुद्ध का जो देशना थी, उनके बौद्ध विहारों के जो नियम बने थे उनके ध्यान में रख के ही खुदवाई थी। तो 4 दिवसों में खासकर सम्राट अशोक मांसाहार पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसी प्रकार और भी ढेरों राजज्ञाएं हैं जो फॉलो हो रही है, कि शासनकाल में फॉलो हो रही है, लेकिन उनका लिंक वहां से टूट गया है। सम्राट अशोक कई प्रकार के जीव हत्या, जो आपको दिल्ली टोपरा स्तंभ है, आपका 5वां भाग है दिल्ली टोपरा जीव है। इवन जो भूसी होती है उसमें कुछ जीव पड़ जाते हैं, कुछ भूसी पड़ी रहती है, छिलके पड़े रहते हैं। उन भूसी में छोटे छोटे जीव जो हो जाते हैं, उन छोटे छोटे जीवों को भी उनको नहीं मारने के लिए सम्राट अशोक राजज्ञा जारी कर रहे हैं। मुर्गों का बधियाकरण रोक रहे हैं, बकरियों का बधियाकरण रोक रहे हैं, पशुओं का बधियाकरण रोक रहे हैं। मतलब ना जाने कितने प्रकार के जो अहिंसक कृत्य है वो सम्राट अशोक अपनी राजज्ञाओं में शामिल कर रहे हैं और जनता के बीच में वो राजज्ञा खड़ी कर रहे हैं, जिससे सम्राट अशोक की राजज्ञा जनता आसानी से पढ़ सके और सम्राट अशोक का संदेश, भगवान बुद्ध का संदेश जो है अहिंसा के प्रति अधिक से अधिक लोग उनको प्रेरित होकर उससे प्रेरणा ले सकें। तो हम हमारे कल्चर में, हमारे आचरण में, हमारी संस्कृति में वो भगवान बुद्ध के समय के जो आचरण है, अशोक के समय के जो नियम है, जो राजज्ञाएं हैं, वो आज भी जीवित है। लेकिन हम उनका लिंक, उनका संपर्क भूल गए। हमारे व्यवहार में है, लेकिन उनके व्यवहार को हम कहाँ से लागू करें, एक्चुअली व्यवहार को हमारे व्यवहार कहाँ से ड्राइव हो रही है, वो लिंक हम भूल गए। भाई पूर्णिमा को या चौदसी को या प्रतिपदा को मांसाहार आज भी घरों में नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? आज पूछिए तो समझ में आएगा, नहीं पता क्यों नहीं खा रहे, बस हम नहीं खाते। लेकिन वो राजज्ञा है, नियम है, संवैधानिक विधान है, नहीं खाना है। बुद्ध के समय भी था, सम्राट अशोक की राजज्ञा में भी है, हमारे आचरण में चला आ रहा है, आचरण में जीवित है। लेकिन हमारा जो इतिहास था, वो जो पुस्तकों में जो ज्ञान था, वो एक्चुअली छिन्न भिन्न होने के कारण वो जो लिंक था कि हम क्यों नहीं खा रहे हैं, यह लिंक, ये संपर्क सूत्र हमारे ज्ञान से हट गया है, हमारे आचरण व्यवहार से हट गया। लेकिन हमारे अंदर जो आचरण है, हमारे अंदर जो भाषा है, जो लिपि है, जो व्यवहार है, वो पुराना ही संचालित हो रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, भले हमें पता नहीं। जो आपको बहुत से शब्द भगवान बुद्ध अपने आप को भगवा या भगवतो शब्द उपयोग करते हैं। भरूच पर भी भगवतो शब्द हमें कई बार देखने को मिलता है। बुद्ध
भगवान की वंदना में भी हमें कई बार भगवतो शब्द उपयोग देखने को मिलता है। इस तरह कई शब्द जो है आज भी और आचरण में है, लेकिन उन्हीं जो नाम को अपभ्रंशित करके दूसरे तरफ से उनको मोल्ड कर दिया गया है। लेकिन शब्द का जो करिश्मा है, शब्द का जो आकर्षण है, भागवत शब्द का जो आकर्षण है, भगवा शब्द का जो आकर्षण है, वो आज भी जीवित है। हो सकता है उसका जो कनेक्शन था बुद्ध से, उसको हटाकर एक दूसरी तरफ से मोड़ दिया गया, लेकिन जो आकर्षण है भगवा, भगवतो, तथागत, बिहार, घोषिताराम जो राम शब्द है, कई तरह का हम इस तरह के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। जैत बना राम, तो इनमें जो शब्द आ रहे हैं इनको संधि विच्छेद करके भले उनका प्रचलन एक दूसरे स्वरूप में संचालित हो रहा हो, लेकिन जो मूल स्वरूप है, हमारा मूल संस्कृति है, मूल पाली भाषा है, मूल जो लिपि है, वहाँ से अभी भी संचालित हो रहा है, वहीं से ड्राइव हो रहा है जो हमारा आचरण हम जिसे आज फॉलो कर रहे हैं। भले उसको आगंतुक संस्कृतियों ने दूसरे नामकरण के तहत अपना लिया गया हो, लेकिन जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी विरासत है, पुरखों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम आज भी समाज में महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको पढ़ लिख सकते हैं किताबों में। जो आज किताबें पुनः आ रही हैं, तो जो धम्मलिपि शब्द है और पाली शब्द है, जो हमारा लेखकीय ज्ञान है, ये हमें सबसे प्राचीन लिपिकीय ज्ञान धम्मलिपि में ही देखने को मिलता है। सम्राट अशोक के लेखनों में ही हमें देखने को मिलता है। जो शब्द सम्राट अशोक ने प्रयोग किए हैं, सम्राट अशोक के जो शिलालेख, कोई ऐसा नहीं कि हमें 100 शब्द का शिलालेख, 50 शब्द का शिलालेख या 25 शब्द का शिलालेख अकेला मिला हो। ये शिलालेख, ये शब्द यदि पूरी गणना की जाए तो 17-18 हजार शब्द होते हैं, बहुत बड़ी संख्या है, उससे ज्यादा भी होंगे जी। मैं एक मोटा मोटा अंदाजा बता रहा हूँ आपको। तो इतने बड़े शब्द से हम एक मोटी किताब संकलित कर सकते हैं। इन शब्दों की यदि एक एक शब्द की चीर फाड़ की जाए, इनकी विभक्ति स्वरूप अलग अलग किया जाए, तो हम जो आज देशज शब्द, जो हमारे देहाती, जो ठेठ देहाती जो हमारी दादी परदादी उपयोग करती है, वो शब्द हमें वहाँ देखने को मिलेंगे। एक्चुअली बहुत ही वो उच्च स्तर के कुछ शब्द रहे होंगे, लेकिन आज उन शब्दों की अपनी महिमा खो दी है कुछ कारणों से। लेकिन उनके यदि गहराई में उतरेंगे तो उन शब्दों की महिमा अपनी सब महिमा है। तो हमें इस लिपि की महत्व को समझते हुए हमारी पाली साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, जितने उच्च स्तरीय संबोधन है, इनको हमें पुनः अपने लेखिए, न केवल लेखिकीय आचरण में बल्कि हमें बोलचाल में भी स्थापित करने की जरूरत है। तो तब हमें स्थापित कर लेंगे, तब हम अपनी विरासत, जो बुद्धकालीन विरासत है, जो हड़प्पा कालीन विरासत है, उस विरासत से हम अपने आप, अपनी जो नई आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को हम उस आसानी से जोड़ सकेंगे। सम्राट अशोक क्या कह रहे हैं, उनके अभिलेखों में क्या कह रहे हैं, उन अभिलेखों से हम रूबरू करवा सकेंगे। आप अभी देखते हैं कि पैरोल जो शब्द है, या आप 26 अगस्त 15 अगस्त जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, जब सुनते हैं कि इस 26 अगस्त को राष्ट्रीय त्योहार पर इतने अच्छे आचरण के कारण इतने कैदियों को छोड़ा गया, ये कोई नया विधान नहीं है। ये सम्राट अशोक अपने 26वें शासनकाल में एक अभिलेख खुदवाते हैं, बड़ा जो बृहद स्तंभ लेख है, उसमें लिखते हैं कि मैं 26वें शासनकाल में अपने 25 बार ऐसे कैदियों को कैद से, कारागार से रिहा कर चुका हूं जिनका आचरण अच्छा था। यही आचरण हम आज ही फॉलो कर रहे हैं। ये विधान में आज हमारे संविधान में, यह विधान संविधान 2300 साल पहले भी था। मछली मारने पर या उनको बरसात के समय, बरसात आने वाली है, मछली मारने पर पाबंदी ही आएगी। एक नियम पास होगा, शासन नियम पास करेगा कि इस दौरान जो वर्षा का सीजन है, ये सब मछलियां प्रजनन करती हैं, इनको मारने पर पाबंदी है, पकड़ने पर पाबंदी है। अशोक लिखते हैं, अशोक पाबंदी लगाते हैं। तो बहुत सी जो शिलालेख है, बहुत से अशोक की राजज्ञा है, या उनके बहुत से जन कल्याणकारी योजना है, मित्र राष्ट्रों से दोस्ताना संबंध है, ये हम जो आज भी डेमोक्रेटिक राज्य या राजतंत्र या राजशाही वाले जो भी राज्य हैं प्रदेशों में, वो भी वही कर रहे हैं तो सम्राट अशोक करते आ रहे थे। सड़क किनारे दोनों तरफ
जनता और पशुओं के लिए वृक्ष लगाना, छांव के लिए वृक्ष लगाना, कूप खनन या अन्य फलदार वृक्ष, अन्य हर्बल वृक्ष जो जड़ी बूटियां हैं, कंद मूल हैं, जो बीमारियों में काम आती है, जो खाद्य योग फल फ्रूट है, वो लाकर रोपने के लिए अपने शिलालेखों में बार बार वर्णन करते हैं, जगह जगह शिलालेख खुदवाते हैं, और जिससे जनता अधिक से अधिक उनका लाभ ले सके। शिलालेख जो है ओपन लिखवाए गए, क्योंकि जो लिपि है धम्म लिपि और जो भाषा है पाली, वो आम जन की भाषा है, आम जन की लिपि है। तो आराम से जो जन शासक कह रहा है, अशोक जो कह रहे हैं, वो सीधे के सीधे जनता उसको पढ़ सके और अपना अधिकार, अपना अपना जो कर्तव्य है वो आराम से निभा सके। तो हमें धम्म लिपि के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। इसके नामकरण के पीछे जो गहरी साजिश करके इसको दूसरा नामकरण किया गया, वो भी खैर बौद्धिस्ट ग्रंथ के आधार पर किया है, लेकिन वो नामकरण करने के कारण जो अशोक के ऊपर जो सम्राट अशोक को जो एक उनको अपना अधिकार जाना चाहिए था, उनको एक श्रेय मिलना चाहिए था लिपि के लिए, वो उससे धूमिल हुआ है। इसलिए धम्म लिपि शब्द ही हमें प्रचारित करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। और धम्म लिपि शब्द से ही धम्म लिपिकार शब्द मैंने कॉइन किया है। धम्म लिपिकार मतलब लेखक, धम्म लिपि का लेखक। क्या लिपिकार जो शब्द है, लिपिकरेण आपका ब्रह्मगिरी अभिलेख में भी मिला है। लिपिकार भी पुराना शब्द है। लिपिक आज भी उपयोग होता है, लिपिक मतलब लेखक, पाली में लिपिक, हिंदी में लेखक। तो इस तरह का जो हमारा पुराना प्राचीन स्वरूप है, यदि आप लिपि को आप अधिक से अधिक जनमानस तक आपने स्थापित कर दिया, पाली भाषा को अधिक से अधिक जनमानस तक आपने उसको पहुंच बना दी, यदि आपकी लिपि और आपकी भाषा आपने सही स्वरूप में स्थापित कर ली, तो आपकी मूल संस्कृति को स्थापित करने में ज़्यादा अड़चन नहीं होगी। संस्कृति मूलतः लिपि और भाषा पर ही निर्भर करती है। भाई आपका जो आचरण है, कौन सी भाषा में आप बात करते हैं, आपका साहित्य किस भाषा में है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगंतुक संस्कृतियों ने इसी का लाभ लिया, अपनी भाषा थोपकर, मूल भाषाएं थी, मूल लिपि थी, उसको दोहन करके अपने आप को श्रेष्ठ स्थापित कर दिया, और यहाँ की जो श्रेष्ठता थी उसको धूमिल कर दिया। तो आपको अपने पूर्वजों की जो श्रेष्ठता स्थापित करना है, जो महलवाई सभ्यता की श्रेष्ठता स्थापित करना है, तो आपको अपनी धम्म लिपि को, जो बहुत ही सरल और बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है, जिस लिपि में हम आज भी लिखते पढ़ते हैं, केवल लिपि की अक्षर बदल गए हैं, उस लिपि को, धम्म लिपि को हमें आज भी सीखने की जरूरत है। पाली भाषा का ज्ञान हमें, एक वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक लिपि है, इसमें कोई भी विधा लिखी पढ़ी जा सकती है। इन दोनों लिपि और भाषा का संयोजन, इन दोनों के ग्रंथ, इन दोनों के लेखन सामग्री का बड़े पैमाने पर सृजन, उनका वितरण बहुत आवश्यक है, जिससे जो एक बहुत बड़े आवाम में, बहुत बड़े तबके में जो हीनता भरी गई है, वो ऑटोमेटिक ये भाषाओं का प्रचार होगा, लिपि का प्रचार होगा, अपने आप सने सने एक श्रेष्ठता स्थापित कर ली। न केवल हीनता हटेगी, बल्कि श्रेष्ठता का जो मूल स्वरूप पहले स्थापित था 2300 साल पहले बुद्धकालीन इतिहास में, वो अपना पुराना स्वरूप अपने आप स्थापित कर ली। एक धम्म लिपि का ज्ञान या पाली भाषा का ज्ञान केवल एक धर्म विशेष तक या बुद्ध को जानने भर तक नहीं है, अशोक को जानने भर तक नहीं है। ये हमारी आचरण से, हमारी हमारी जो संस्कृति है, उसको श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए कारगर है। तो उसमें ये ताकत है, क्योंकि ये धम्म लिपि और पाली के बल पर ही पाली आपके विदेशों तक भी फैली है। विदेशी जो कई राष्ट्र हैं, हमारे एशिया खंड के काफ़ी राष्ट्र हैं, अब तो खैर पूरे विश्व में पाली का बोलबाला हो गया, कई राष्ट्रों ने अपना ली है। हमारे देश में भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन कई राष्ट्रों ने इस पाली भाषा को बौद्ध साहित्य के माध्यम से जीवित रखा है। हम इस पाली के माध्यम से ही, इस लिपि के माध्यम से ही हम पुनः उसी ज्ञान की उसी पराकाष्ठा पर पहुंच सकते हैं, जिस पराकाष्ठा की बात बुद्ध करते हैं, जिस पराकाष्ठा की बात अशोक करते हैं, कबीर करते हैं, रैदास करते हैं और अम्बेडकर साहब करते हैं। इस तरह की जो पराकाष्ठा की जो पूरी चैन है, उसको अब समय आ गया है। इस लिपि का जो पुनः जो पढ़ी गई लगभग
83 वर्ष हुए 1837 से। इस लिपि को आम जन में आ जाना चाहिए था, लेकिन इस लिपि को छुपा कर रखा गया है, ढक कर रखा गया है, जिससे है आप लिपि आम जन में नहीं आ पाई। इस लिपि का प्रचार, पाली का प्रचार आपकी श्रेष्ठता, आपकी विरासत को जिंदा रखने के लिए, न केवल श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए। आपको कोई नया काम नहीं करना है। जो आपका वैभवता थी, जो आपकी विरासत थी, आपको सिर्फ उस स्थान पर धक्का देना है, उस पर पहुंचाना है। बाकी आप नेचुरली, आपकी जो व्यवस्था थी, जो आपका सिस्टम था, वो विश्व का उच्चतर स्तर का व्यवस्था थी। विश्व के देश उसको फॉलो करने आते थे, चाहे वो अशोक कालीन हो, बुद्ध कालीन हो, हड़प्पा कालीन हो। हड़प्पा काल में भी हमारे पुरखे आपको मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। आप गुजरात जाइए, आप वहाँ पे लोथल जो बंदरगाह बना है, वो उसमें लॉक सिस्टम उपयोग हुआ है। जो पनामा नहर आपकी वर्तमान में जो संचालित है 1913 में जो बनी है, उसमें लॉक सिस्टम है, और वही लॉक सिस्टम आपको लोथल बंदरगाह में देखने को मिलेगा। मतलब जो वैज्ञानिकता हमारे पुरखों की है, कोई नई नहीं है, वो हड़प्पा काल के और पहले से चली आ रही है। हड़प्पा काल में भी हमारे पुरखे जो तमाम सभ्यताएं थी उनमें श्रेष्ठ थी, उनमें हमारे पुरखे व्यापार करते थे। बुद्ध काल में भी हमारे पुरखे दुनिया भर के जितने भी देश थे उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति हमारी सभ्यता से श्रेष्ठ थी। अशोक काल में तो कहने ही क्या, उसमें तो कई राष्ट्रों पर अशोक के दोस्ताना मित्राना संबंध थे। अपनी चिकित्सीय सेवा न केवल राष्ट्र में बल्कि पड़ोसी राष्ट्रों में भी वो संचालित करने के लिए अपने अधिकारों को पाबंद करते थे। अपने शिलालेखों में लिखते हैं, पशु चिकित्सा, मनु चिकित्सा, न केवल अपने बल्कि जो पड़ोसी राष्ट्र है, यवन राष्ट्रों में भी, वहां भी यवन राष्ट्र तक वो पहुंच जाते हैं। जितने भी पड़ोसी राष्ट्र, सब में सभी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करने के लिए बल देते हैं। तो हमारा जो मूल स्वरूप है, मूल जो हमारी संस्कृति है, मूल जो हमारा मूल तत्व है, मूल धम्म है, वो अभी भी जीवित है हमारे आचरण में, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे। बस हमें जरूरत है कि हम को धम्म लिपि पाली को स्वीकार करते हुए, हमारे आचरण को स्वीकार करते हुए, हमारे आचरण में यह सब चीज लाते हुए, हमें जो हमें जबरदस्ती, एक्चुअली हमें कहना चाहिए बांध दिया गया है, उसके बंधन खोलने की आवश्यकता है। और आप उस श्रेष्ठता की पराकाष्ठा पे आप आसानी से पहुंच जाएंगे। पाली की अपनी महानता है, धम्म लिपि की अपनी महानता है, आज भी है और आज से 2500 साल पहले भी थी, बीच में भी रही है और सदा रहेगी। एक्चुअली ये ज्ञान के ये स्रोत है, ये जड़ें हैं संस्कृति। आगंतुक संस्कृति भी यहाँ आई तो वो इनको पचाकर अपना एक नई शाखा उत्पन्न की है। कोई आगंतुक संस्कृति ने कोई नया ज्ञान स्थापित नहीं किया कि बाहर से आकर नया ज्ञान स्थापित किया। वही जो मूल जड़ है, इसी को उसने अलग प्रकार से सींचा, अलग प्रकार से खाद दिया, मॉडिफाइड किया, नया नामकरण किया और स्थापित कर दिया। आपकी ही विरासत से आपको बेदखल किया और आपको जो आपकी श्रेष्ठता थी वहां से धक्का देकर नीचे कर दिया। तो यह जो श्रेष्ठता की लड़ाई रही है, यह कर मानव जाति है, ये बनी रहेगी। लेकिन आपके पास मूल जड़ है, मूल धम्म है, पुरानी वैभवता है, पुरानी विरासत है, जिसको विश्व इतिहास आज मानता है। तो आपको अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल जो सीढ़ियां जिनसे आप उतार कर फेंके गए हो, उन सीढ़ियों को एक एक करके दोबारा चढ़ने की आवश्यकता है। आपका मंच सजा हुआ है। आप कुछ एक वर्षों में अपने उच्च स्तर पर, जिस मंच पर आप आसीन होना चाहिए था, जिसके हकदार आपको पुरखे रहे हैं, जहाँ से आप संचालित करते रहे हैं, उस संचालन के उच्चतम स्तर पर आप आसानी से पहुंच सकेंगे। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, आपको दूसरे की भाषा, दूसरे की लिपि, दूसरे के ज्ञान के बल पर यह मुकाम हासिल नहीं किया सकता। लिपि और भाषा के आधार पर ही आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। एक सज्जन कह रहे हैं, लिपि का आविष्कार सम्राट अशोक और बौद्ध संघ ने किया। सही है, हकीकत है। एक्चुअली ये लिखने का अधिकार, ज्ञान किसके पास था? ज्ञान संघ के पास था। ये बुद्ध तो चले गए थे, जो ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान किसके पास था? संघ के पास था। और देशना कौन देता था? संघ देता था। देशना मतलब शिक्षा। शिक्षा कौन देता था? संघ देता था। और उसका जो विनयधर थे,
संघ के, जो उसको बिल्कुल उसको याद करके रखते थे, एक एक अक्षर को बारीकी से याद करके रखते थे, वो कौन थे? विनयधर थे, संघ के लोग थे, संघ के सदस्य थे। स्वाभाविक है जो लिपिकीय चिन्हों का आविष्कार किया वो संघ ने किया। कई जगह हमें त्रिपिटक में एक दो जगह देखने को भी मिलता है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, संघ ने ही लिपि का आविष्कार किया। और सम्राट अशोक के शासन काल में सम्राट अशोक के इच्छा शक्ति ने उसको वैज्ञानिक स्वरूप देकर एक आम जन तक पहुंचाया। संघ के ज्ञान को उसको आम जन के पहुंच तक बना दिया। तो स्वाभाविक है, मैं सही मानता हूँ जो भी सज्जन रंजना नरवड़े जी ने कमेंट किया है, आपने सही कहा है। संघ ने ही लिपि, एक्चुअली सम्राट अशोक मात्र 8 साल में कलिंग युद्ध लड़ते हैं, उसके बाद अपने हथियार डाल देते हैं। चतुर्दश शिलालेख में उल्लेख भी करते हैं 8वें वर्ष में शिलालेख में, कलिंग युद्ध के बाद अपना बुद्धिज्म अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। उसके बाद अभिलेखों का, जो शिलालेखों का या गुहा लेखों का, लिपि चिन्हों का हमें अभिलेखों के रूप में देखने को मिलते हैं। तो स्वाभाविक है जब 8 वर्ष में अपना युद्ध छोड़ के बुद्ध की शरण में आ रहे हैं, संत की शरण में आ रहे हैं और अपना शिलालेख देखने को मिल रहा है, स्वाभाविक है संघ ने ही लिपि का विकास किया, संघ ने ही उसको वैज्ञानिक स्वरूप दिया। राजा का काम था, सम्राटों का काम था उसको जनमानस तक पहुंचाना, एक व्यापक स्तर तक उसको जन जन तक पहुंचाने का काम सम्राट अशोक ने किया। तो धम्म लिपि और पाली दोनों एक ही हैं, एक बोलने के लिए है, भाषा ज्ञान के लिए है, लिपि चिन्ह उसको एक लंबे समय तक सजो रखने के लिए है। दोनों, आप, मेरा निवेदन है जो भी दर्शक है, लिपि और धम्म लिपि और पाली का ज्ञान न केवल LKG के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को आवश्यक है, ये उतना ही आवश्यक एक 80 साल के बुजुर्ग हमारे पुरखों को भी आवश्यक है, कि जो 80 साल के, 60 साल के, जो एक उम्र पार कर चुके युवा हैं, उनके लिए भी पाली उतनी आवश्यक है जितनी LKG के बच्चे के लिए। तो आप, लिपि का ज्ञान घर में हर एक के लिए आवश्यक है, इसके लिए पुस्तक भी अवेलेबल है, पाली की बहुत सी क्लासेस भी अवेलेबल है। आप इनको, अपने परिवार को लिपि और भाषा से जोड़िए, और आप, एक्चुअली आपको एक मुकाम हासिल करना है, जो ऊंचाई, एक श्रेष्ठता का मुकाम हासिल करना है, तो आपको एक अपनी उतनी लंबी रेखा खींचना पड़ेगी। हमें आगंतुक संस्कृति ने क्या किया उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए हमें अपना रास्ता तय करना है, एक सीधा रास्ता। वो रास्ता हुआ धम्म लिपि पाली धम्म का रास्ता। तो वहाँ पर इस रास्ते से आप बढ़ते जाएंगे तो आप उसी मुकाम पर, उसी श्रेष्ठता के, उसी पायदान पर पहुँच जाएंगे जहाँ से इस लिपि का सृजन हुआ था, फैलाव हुआ था। तो मेरा निवेदन है कि आप धम्म लिपि और पाली, जो हमारे मूल तत्व हैं इस मानव जाति की लिए, हमारे, खासकर हमारे लिए, उसको हम पुनः उसी अवस्था पर लेके जाएंगे। और आपने यदि उस अवस्था पर पहुंचा दिया तो स्वाभाविक रूप से आपकी विरासत आपको अपनी श्रेष्ठता की पहचान अपने आप देगी, आपको उसके लिए छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के कोई प्रश्न हो धम्म लिपि से संबंधित, पाली से संबंधित, तो आप कर सकते हैं। जी, साथियों, आप लोगों के पास जो भी प्रश्न है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, उसको मैं उसका प्रश्न का उत्तर सर देंगे। और सर ने काफ़ी अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया, पूरा ऐतिहासिक पहलू को दिखाया, क्या इम्पोर्टेंस है और क्या कॉन्स्पिरेसी रही है, कहाँ पे पब्लिक भटक गई है, इसको बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। इसमें से कुछ बातें बहुत ही रोचक थी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली थी, जैसे कि सम्राट अशोक ने किन-किन तिथियों पर मांस न खाने की रोक लगाई थी, क्योंकि उनका तो एम ही था कि मांस खाना कम से कम किया जाए। तो उनने खुद ही कहा था कि मैं 2 पंछी और 1 पशु को छोड़कर जो सैकड़ों पशु-पंछी कटते थे उसको रोक रहा हूँ और आप लोग भी रोकें। तो इसी कड़ी में उनने कुछ-कुछ दिनों को भी बैंड लगाया कि चलो कम से कम इस दिन तो लोग नहीं खाएँगे, तो ये बहुत अच्छा प्रयास था। और आज भी देखा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि मैं मंगलवार को नहीं खाऊँगा, तो मैं बृहस्पतिवार को नहीं खाऊँगा, तो मैं शनिवार को नहीं खाऊँगा। लोग काम आज भी वही कर रहे हैं, वही राजआज्ञा पालन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग, उनके साथ कुछ काल्पनिक कहानियाँ जोड़ दी गई है, क्योंकि उनका इतिहास भुलाना था।
उनका इतिहास जो एक्चुअल था कि कैसे वो किसी-किसी दिन नहीं खाते थे, उसको भुलाने के लिए कुछ-कुछ काल्पनिक देवी-देवता जोड़ दिए गए हैं कि वो देवता है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा करके उनका वो चीज़ भुला दी गई। काम तो लोग वही कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रोचक पॉइंट था, जानकारीपूर्ण था। दूसरा जो आपने बताया कि जो बुद्धं शरणं गच्छामि में जो एक्चुअली में ये संस्कृत में ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है वो बुद्धंग होता है, लास्ट में न ग का जो जी, वाइब्रेशन जी। आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था कि वास्तव में अगर इसका प्रोनाउंसिएशन हम करें बुद्धंग, तो एक वाइब्रेशन आ रहा है। तो इस पॉइंट को भी हाइड किया गया है, उसको बिल्कुल, म मस्तिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क की बीमारी नहीं हो रही, बुद्धं, शरणं इस तरह के शब्द उपयोग करें बार-बार। यदि किसी भी जी। एक्चुअली हमारे जो निगहित जो है शब्द, निगहित व्यंजन है पाली में, वो हमारा बहुत बार उपयोग होता था, शब्दों में कई जगह उपयोग हुआ। तो यदि निगहित का बार-बार प्रयोग हुआ, वाइब्रेशन बार-बार हुआ, तो हमें बहुत जो मानसिक शांति ऑटोमेटिक हमें मिलेगी। जी, जी। तो इन शब्दों को भी देखा गया कि इसे भी इसका भी बेसिकली इसको हटाकर और बुद्धम संस्कृत में कर दिया गया, बुद्धं शरणं गच्छामि। और कुछ लोग भ्रमित रहते हैं कि बुद्ध के समय में संस्कृत नहीं था, तो फिर बुद्धं शरणं गच्छामि क्यों बोलते हैं? तो सर इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डाल दीजिए कि अ, वैसे तो बुद्धंग शरणंग नहीं, है, लेकिन संस्कृत उस समय नहीं था एक्चुअली। आप यदि जो शिलालेखीय आप इतिहास देखें, तो लगभग सम्राट जी। अशोक का शासनकाल 272 ईस्वी से 232 ईस्वी तक रहा है। तो उस हुँ, ही शासनकाल में हमें जो लिपिकीय साक्ष्य, लिपिकीय जो भाषा हमें देखने को मिलती है वैज्ञानिक स्वरूप, उसके पहले हमें देखने को नहीं, सिक्कों में थोड़ा बहुत देखने को मिला है, कि साक्ष्य लिपिकीय बड़े शिलालेख के रूप में हमें देखने को नहीं मिला। उसमें एक्चुअली जो इतिहासकारों ने कुछ कहा कि इसमें कुछ संस्कृत के शब्द हैं, कुछ ने कहा कि 5% शब्द संस्कृत के हैं। एक्चुअली 5% शब्द संस्कृत के नहीं है। जो शब्द प्राकृतिक या पाली में जो शब्द है, तो संस्कृत भाषा भ्रंशित हुई, तो यहाँ से अधिकांश शब्द वहां चले गए। तो वो शब्द जब संस्कृत में आज उपयोग हो रहे लगता है वो संस्कृत के शब्द है। मैं कुछ रिसर्चों पे काम भी कर रहा हूँ, आपको ताज्जुब होगा जानकर। एक्चुअली मैं अभी खुलासा नहीं करूंगा, एक्चुअली अनपब्लिश्ड है मैटर वो। वो यदि जो कनिंगम साहब ने जो ट्रांसलेशन किया है, तो कनिंगम साहब ने सेंट्रल इंडिया में बहुत काम किया। सेंट्रल इंडिया के जितने भी स्तूप हैं, यहाँ पर सांची के आसपास ढेरों स्तूप है। सांची के आसपास, सांची में अकेला नहीं है, सोनारी भी ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। सतधारा में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मुरेल खुर्द में 70-80 स्तूप है, लगभग 2000, कम से कम 2 वर्ग किलोमीटर में फैले हो। वो बहुत बड़े बड़े संरचनाएं हैं। आप शिवपुरी में जाएंगे, खनियादाना में, वहाँ आपका सारनाथ जो स्तूप है, उसकी बिल्कुल उसी का स्वरूप बना हुआ है। वहाँ भी एक बड़ा स्तूप है बुधौन राजापुर में। तो जो ट्रांसलेशन एक्चुअली हुआ है, वो उस समय के विद्वान जो थे, हमारे पाली जानकर कम थे भारत में। एक्चुअली एक्चुअल ना के बराबर ही थे। 1854 के पब्लिकेशन है। वो जो ट्रांसलेशन के शब्द लिए गए हैं, वो संस्कृत से लिए। मैं भविष्य में बताऊंगा, मैंने रिसर्च भी की है, पब्लिश होगा। मतलब एक जगह तो एकदम हद हो गई एक शब्द में, वो मतलब अर्थ का अनर्थ कर दिया। वो अभिलेखीय साक्ष्य है, मिला है हमें एक स्तूप से, उसका अर्थ होना था कुछ और उसका बिल्कुल अनर्थ कर दिया। मतलब हम अभी भी उस अभिलेखीय जो अनुवाद हुआ, अनुवाद के कारण वो हम एक निगेटिव धारा उधर बह रही है, जबकि वो बहुत सकारात्मक चीज थी। एक्चुअली वहां पे क्या किया, वो संस्कृत का शब्द ले लिया, और वही शब्द यदि आप पाली का लेते, तो उसका शब्द रोज जो हकीकत थी, वो आपको पढ़ने को मिलता है। तो कई जगह मैंने आपको बताया ना, जो शब्दों का विद्रूपण किया है, उनको एक्चुअली कमतर करने के लिए उनका उनका अर्थ बदला है दूसरी भाषाओं में। मैं बताऊंगा बाद में आके, कभी आपको मौका मिलेगा, भी देखिएगा, पढ़ने को जी, मिलेगा। जी, तो बिल्कुल, इस तरह के बिल्कुल, शब्द जो बिल्कुल। है ना, बिल्कुल ही चेंज कर दिए। तो हमें जो अभिलेख की एक्चुअली ट्रांसलेशन भी किए हैं ना, इन पर भी हमें पुनः शोध करना है। क्योंकि उस समय जो समय अंग्रेजों ने जो ट्रांसलेशन किए, उनके साथ में जो लोग थे, वो संस्कृत के जानकार थे। पाली के जानकार उनके साथ में नहीं थे। पाली के जानकारों हुँ, के, हुँ। पाली के शब्द यदि लिए जाते, तो उनके कुछ जगह अर्थ बदलेंगे, तो कई जगह बहुत ज्यादा ही बदल सकते।
जी, जी। तो हमें बिल्कुल, भाई बिल्कुल सर। सम्राट अशोक ने जब पाली में लिखा है तो पाली की डिक्शनरी खोलना पड़ी है, पाली की डिक्शनरी खोलिए, उसके अर्थ ढूंढिए, आपको मिलेगा। भाई आप सम्राट अशोक के शब्दों में वही विभक्ति है जो आज की पाली भाषा में विभक्ति है, कोई अलग से कोई विभक्ति थोड़ी है, विभक्ति स्वरूप अलग है। आप सबको खोलिए, आज भी वही वही विभक्ति है हुँ, जो हुँ। आज पाली में हम उपयोग करते हैं। और ऐसे औसत, औषधानी, आज भी औषधानी बोलेंगे, औषधानी। पूछ मैं रहे हैं सर, उनमें सनातन शब्द बुद्ध धर्म के लेख में मिलता है तो हिंदू लोग क्यों अपने सनातन क्यों? एक्चुअली सनातन शब्द है, ये पाली शब्द है। सनातन तो हिंदी होगा, सनंतनो शब्द हमें पाली में देखने को मिलता है। आप धम्पद पढ़िए, धम्पद में भगवान बुद्ध खुद कहते हैं ऐसो धम्म सनंतनो। ओशो ने तो एक बहुत बड़ा धम्पद में ग्रंथ लगा, 12 भाग में लगा, वो 22 लाख शब्द है। बुक का नाम ही ऐसो धम्म सनंतनो, यही सनातन धर्म। तो सनातन में लगातार चला आ रहा है। तो एक्चुअली हमारा बुद्ध परंपरा जो नई नहीं है, ये भी बुद्ध परंपरा हमारे हड़प्पाकालीन सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो सनातनो जो शब्द है वो पाली शब्द है, सनातनों का बाद में सनातन वो हिंदी स्वरूप हो गया। जी, जी, बिल्कुल। तो उषा जायसवाल जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और यहाँ पे एक और सर प्रश्न था कि जी जी। एक महोदय बता रहे थे कि प्रवज्या शब्द जो है, जो बुद्ध के शिलालेख में कहीं आया है, तो उसको बताया जा रहा है कि वो संस्कृत का शब्द है, जबकि प्रवज्या शब्द मेरे ख्याल से वो तो पाली का शब्द है। उसमें जातक कथाओं में हमेशा प्रवज्या शब्द आया है और उसका संस्कृत में मीनिंग निकालकर उसको फिर संस्कृतिकरण किया जा रहा है, सम्राट अशोक तवज्जो का। जी। एक्चुअली क्या है, आप कई जगह एक्चुअली ये शिलालेखों में लोगों को सभी शिलालेखों को नहीं पढ़ने के कारण भ्रम उत्पन्न हुआ है। जी। मैंने बताया कि बहुत सी जगह हम जो संयुक्त अक्षर हैं वो कम से कम हमारी पाली में उपयोग हुए हैं, तो हमने दो संयुक्त अक्षर को जोड़ के लिखा है। लेकिन बाद की भाषा जी। में उस संयुक्त अक्षर को एक अक्षर बना दिया, एक अक्षर लिख के एक लिपि चिन्ह दे दिया है। तो जो हुँ। पवज्या शब्द है या प्रवज्या उसको कर दिया है। तो जी, सम्राट जी। धम्मलिपि में जो गिरनार शिलालेख है, जी। गिरनार शिलालेख जो आपका है वो पाकिस्तान से के करीब है। तो पाकिस्तान के हुँ। करीब वहां पर कौन सी लिपि अशोक ने उपयोग करी? ध्रम लिपि। ध्रम में आधा रात ध्रम ही लगा हुआ है। तो जी। जो खरोष्टी जो लिपि, एक्चुअली लिपि की जो जो भाषाएं थी उस समय भी, जैसे आज वर्तमान भारत में भेरो भाषा है ना, अपनी जी, जी। क्षेत्रीय भाषा है, उस समय भी भाषाएं थी। हुँ। मैंने बताया भी आपको, उनका प्रोनाउंसिएशन अभिलेखी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह है। तो सम्राट अशोक का जो हुँ। गिरनार शिलालेख है वहां प्रा हमें देखने को मिलता है, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी उसमें। लेकिन जो जो हमें भाषाई का जो एक जो नियम है कि पहले लिखा जाने बोलने वाला शब्द लिखा जाएगा हुँ। और जो बाद में बोला जाएगा वो बाद में लिखा जाएगा, जो धमलिपि में हम करते हैं, हिंदी में भी आज करते हैं। जैसे शक्य मुनि, शक्य का पहले आ रहा, का ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, शक्य मुनि। लुम्नी अभिलेख उसमें शक्य मुनि ऐसी तरह लिखा गया है। लेकिन हुँ। जो प्रियदर्शनी या प्रियदर्शिना, उसमें जो प्रा आया उसका वो वहां पे चेंज हुआ है, और पा के ऊपर रा लिखा है, रा ऊपर है पा नीचे है। तो एक्चुअली जी, के जी, जो जी। प्रभाव जो है वो धर्मलिपि का प्रभाव, मतलब क्षेत्रीय प्रभाव। तो सर इसका तो ये भी मतलब निकल सकता है ना कि जहाँ जी पे जो बोली और भाषा रहती होगी, उसी जी के जी। अनुसार वहाँ की लिपि जन्म लेती होगी। नहीं हाँ जैसे लिपि तो नहीं, हाँ लिपि में आप कह सकते हैं। लिपि एक्चुअली 4 लिपि अशोक ने उपयोग करी है, एक तो दरबारी हो गई वो, अरमाइक और ग्रीक। लेकिन जो हुँ। भाई अशोक का जो मैसेज जो था चतुर्श्रलेख में, मैसेज एक है, लेकिन वो चतुर्श्रलेख हुँ। हमें अलग अलग जगह मिले हैं। मैसेज सब में एक है, लेकिन जो मैसेज की जो हुँ। भाषा है उसमें शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर है। कई जगह रा को ला जी। लिखा है, राजा को लाजा लिखा है। जो कालसी में रा को ला ही लिखा है, लाजा को लाजी नहीं लिखा है। वही यदि आप गिरनार में आएंगे तो राजा लिखा है। इस तरह पुरीसा, वहाँ पुलिसा लिखा है। तो जो उस समय भाषाई जो उस समय भाषा उपयोग होती होगी, उस भाषा में जी। लिपि की चिन्ह नहीं, धम्म लिपि में ही लिखा है। लेकिन शब्द क्या था, हुँ। लाजा की जगह उन्होंने पर लाजा लिख दिया, राजा की जगह लाजा लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ जी, पे जी। भाषा ही बदलती है। आप जब सिंध प्रांत में आएंगे, सिंध में आएंगे आप, सिंध की घाटी में जो हड़प्पा का क्षेत्र रहा है, वहां पे धर्म लिपि था, उसका लेखन का तरीका भी उल्टा है, दाएं से बाएं है। वह भाषा ही बदल दी उन्होंने। तो सम्राट अशोक ने जो मैसेज दिया, सम्राट अशोक का मकसद था कि जनमानस जो जिस भाषा में समझता है उसमें लिखवाया जाए।
लेकिन जो धम्म लिपि थी वो हर जगह उपयोग हो रही है, लेकिन जो जी। क्षेत्रीय शब्द है वो शब्द सम्राट अशोक अपने उपयोग ना करके, मगध में जो उपयोग होते हैं वो उपयोग ना करके, जो गिरनार में उपयोग हो रहे हैं गिरनार में उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं उस संदेश के लिए कालसी में जो शब्द उपयोग हो रहा है वहां शब्द उपयोग कर रहे हैं। लिपि एक है, शब्द थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा मामूली अपभ्रंशन है। तो सर उन्होंने धर्म शब्द कहीं नहीं लिखवाया, पूरे भारत में हर जगह धम्म लिखा गया। अगर धर्म हाँ शब्द उस समय होता तो किसी न किसी क्षेत्र में तो जरूर लिखवाते। जब आधा र का खरोष्टी लिपि में आ रही है पाकिस्तान जी मान जी, से और अफगानिस्तान में, तो भारत में भी आनी चाहिए थी अगर होती तो, या इस बिल्कुल। क्षेत्रीय लोगों में ये प्रचलन में होता तो। एक्चुअली धर्म शब्द है ये अपभ्रंशित है और ये बाद जी में जी। आया है। ऐसे आप आया कम, कम, सम, सम्मा जी। संबुद्धस नहीं, सम्मा संबुद्धस। अब सम्मा, सम्मा को आज हिंदी में हम्म। पढ़िए आप क्या होगा, सम्मा को आज हम शर्मा पढ़ेंगे, आश्चर्य लगेगा। जी। लेकिन जो तो माँ था, आदा माँ था, जी। जिसको निहिता से लिख रहे थे अशोक, वो माँ को बाद में जब अपभ्रंश, जब देवनागरी का हम्म। आविष्कार हुआ तो आदा माँ को आदा रा में कन्वर्ट हो गया, कम कर्म हो गया, सब सर्व हो गया। ओके। ऐसे आपको सांची, अब सांची में कई जगह आपको आय देखने को मिलता है, आर्य नहीं आता, आय आ या रा गायब। लेकिन जो बहुत सी जगह अर्ध अक्षर जो है वो हमें मतलब उस समय उच्चारित तो होते थे भाषा में, लेकिन लिखने का प्रावधान कम था। इस तरह भिक्षु है, आपको भिक्षु में जो सांची में जो हमें अभिलेख मिले हैं वो छाता वाला छा मिला है उसमें। जो अभी भिक्षु है वो क्षत्रिय वाला छा जी। है, वहां पे छाता वाला छा है, और आधा चा जो बीच में आना चाहिए आधा चा हम्म। नहीं लिखा गया, भिक्षु लिखा है, भिक्षु, भिक्षुनी, ओके। भिक्षुनिया। तो हम्म। वो आधा चा जो एक्चुअली आधा अर्ध अक्षर जो है उस समय लिखने में साइलेंट रहा है। और जहाँ जहाँ जी सम्मा जी। या धम्म, धम्म में आधा डॉट से माँ लिखा है वो धर्म हुआ है। तो धम्म अशोक लिख रहे हैं, धर्म लिख रहे हैं, धर्म कहीं नहीं लिख रहे हैं। जी इसको क्लियर जी। कर ले, धम्म लिख रहे हैं, जी धर्म जी। खरोष्टी में लिख रहे हैं, धर्म लिपि है, लिपि का नाम ही धर्म लिपि है, यहाँ धम्म लिपि है। हम्म। धर्म शब्द किसी भी अभिलेख में सम्राट अशोक उपयोग नहीं किए किसी भी स्वरूप में, इसका हमें अभिलेखीय तो यानी कि साक्ष्य सर जो नहीं। सनातन धर्म, जी जी, तो सर जो प्रश्न है कि सनातन धर्म पुराना है तो उसकी बजाय सनातन धम्म होना चाहिए। बिल्कुल, धर्म, सनातनो जी, धम्म, धर्म तो पाया ही नहीं गया। बिल्कुल। जी जी। तो दर्शकों लेकिन दर्शकों एक्चुअली यहाँ पे जो भी सुन ये रहे सब हैं उच्च वैसे स्तर लोग की जो, बातें हैं जो ज्यादा विचार विमर्श करते हैं। अब बहुत सी जो हमारे आवाम है वो धम्म और धर्म में अंतर ही नहीं जी। समझ पाए, तो वो उस अज्ञानता के कारण वो जी उच्चारण भी जी हो जी। जाते हैं। जी जी। तो दर्शकों आप लोग जो भी सुन रहे हैं, एक चीज आप गांठ बांध लीजिए कि धर्म शब्द कहीं नहीं पाया गया है पहले, विशेषकर 10वीं 8वीं 9वीं सदी के पूर्व नहीं पाया गया है। जो पुराने शिलालेख हैं सम्राट अशोक के, उसमें धम्म शब्द पाया गया है। तो ये कहना कि धर्म पुराना है या हिंदू धर्म पुराना है या सनातन धर्म, नहीं, गलत कह रहे हैं। जहां भी प्रयोग करें धम्म प्रयोग करें, और जब आप धम्म प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी सम्यक संस्कृति में वापस आ ही जाएंगे। तो धम्म, अशोक इसके धम्म बाद से लिपि के सर, रूप में धम्म कई बार उपयोग होता है। जी जी। भाई ना तो केवल धम्म लिपि में धम्म नहीं है, अशोक के लिए शिलालेखों में धम्म लिपि तो है ही, धम्म लिपि है, धम्म घोष है, धम्म यात्रा है, धम्म कई जगह उपयोग है, तो हम्म। लेकिन धर्म एक ही जगह है। और और सर एक प्रश्न और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आज की डेट में जैसे जो भारतीय बहुसंख्यक लोग हैं वो वैसे तो कह लेते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हिंदू शब्द काफी नया है, नहीं पाया गया है, न पाली में पाया गया न जी, संस्कृत में पाया गया। तो ये 9वीं 10वीं सदी से पूर्व आखिर जो भारतीय बहुसंख्यक हैं जो अपने को हिंदू कह रहे हैं, इनका वास्तविक धर्म था क्या या धम्म था क्या? एक्चुअली जो हिंदू शब्द भी एक भौगोलिक नाम है, ज्योग्राफिकल टर्म है। जी। भाई जो जिसका यदि आप विस्तार में जाएंगे तो सांस्कृतिक शब्द थोड़ी है वो। भाई भौगोलिक जो सिंधु एरिया है वो ही उनमें एक हिंदू एरिया है, ज्योग्राफिकल टर्म है।
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जैसे इस्लाम है वो अपने को मुस्लिम कहते हैं, जो क्रिश्चियन है, ईसाई हैं वो अपने को ईसाई कहते हैं। तो कहीं न कहीं भारत में एक तो है कि ब्राह्मण धर्म है, जिसको ब्राह्मण धर्म हम कहते हैं, बौद्ध मार्ग है, जैन मार्ग है। तो भारत का जो बहुसंख्यक वर्ग था, वो जी, जी। प्राचीन काल में अपने को किस नाम से जानता था और वो लोग कहाँ चले गए? आज की डेट में सभी लोग नहीं, हिंदू बता रहे हैं अपने को। ये तो सर्वविदित है कि सम्राट अशोक के शासन बुद्ध के शासन काल में ही अधिकांश जनमानस धम्म का अनुयायी हो गया था। सम्राट अशोक के शासन काल में लगभग कुछ एक परसेंट छोड़ दिया जाए, मेरे 99 प्लस 99% जो है धम्म को स्वीकार कर लिया, धम्म को जी। अंगीकरण कर लिया था। ना केवल राजकीय स्तर पे, बल्कि आम जनता हुँ, ने स्वीकार कर लिया था। इसका हम उदाहरण ऐसा नहीं है, आज के आचरण में नहीं है, आज के आचरण में भी है। मैंने क्या कहा, यदि आप अभिलेखीय राजज्ञाएं पढ़ेंगे, आज भी हुँ, आचरण, हुँ। अभी आप आषाढ़ आने वाला है, आषाढ़ी पूर्णिमा करेंगे, आषाढ़ी पूजा करेंगे। आषाढ़ी पूर्णिमा जी। क्या है, उसका महत्व क्या है? तो जितनी भी पूर्णिमाएं हैं, सम्राट अशोक को बहुत बुद्ध के कारण वो बहुत पवित्र है, पावन है। तो जनमानस में बुद्ध मार्ग की या बुद्ध धर्म की जो देशना है, वो आज भी आचरण में परिलक्षित है, आचरण में उसको ही मान रहे हैं। आप जी, जी। पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुत ही शुद्ध मानते हैं, आज भी मानते हैं, हर आदमी मानता है। इस भारत में जो रहता है वो पवित्र है, वो हर आदमी के लिए। प्रतिपदा या चतुर्दशी जो है, उस दिन चतुर्दशी को एक्चुअली जो प्रतिमोख हुआ करते थे संघों के, एक्चुअली 2 दिन होते थे। एक चतुर्दशी को, कृष्ण चतुर्दशी, और एक पूर्णिमा। भाई, यदि कोई प्रायश्चित किसी को भिक्षु को करना है या उपासक को करना, उस समय एक्चुअली संघ जो अभी हम देखने को स्वरूप मिलता है, वो भिक्षुओं का संघ अकेला नहीं था। एक्चुअली उनका हमें जी, जी। मूल स्वरूप में बेनेपिटेक मिल गया है। लेकिन उस समय उपासक संघ भी थे, भिक्षुणी संघ तो था ही, उपासिका संघ भी थे। तो इन संघों के जो, यदि किसी को पातिमोक्ष में अपने को अपना प्रायश्चित करना है, कोई मैंने ऐसा कर्म कर दिया जो मुझे प्रतिबंधित था, तो वो आपको कृष्ण चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की, या पूर्णिमा, ये 2 दिन आप पातिमोक्ष होंगे। उस दिन वहां पर संघ बैठेगा, आप अपनी गलती कबूल करिए, संघ उसका निर्णय करेगा। तो ये दो दो डेट है। तो चतुर्दशी भी का भी महत्व है आज, और पूर्णिमा का भी महत्व है, प्रतिपदा का भी महत्व है, अष्टमी का अपना महत्व है। तो जो महत्वपूर्ण, जो संघ ने इन तिथियों को इतना रोचक और इतना महत्वपूर्ण बना दिया था, इसलिए अशोक ने भी इन तिथियों को वही जारी रखा। जो संघ में महत्वपूर्ण तिथियां थी, उनने उन तिथियों को और ज्यादा पवित्र बनाया। और अष्टमी को फिर सम्राट अशोक का जी, जन्म दिवस भी है। तो इन जी, तिथियों को, जी। जो अष्टमी है, पूर्णिमा है, आज भी जनमानस में उतनी महत्वपूर्ण है, उतनी प्रचलन में है जितनी उस समय थी। आज भी पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष उतनी पूजनीय है जो उस समय था। हुँ, हुँ, हुँ। जी, मतलब जी। जो जो कलर है, एक्चुअली इस कलर में भी एक बहुत रिसर्च है कि कलर कासाई क्यों, भगवा क्यों। ये भी एक हुँ, नेचुरली हुँ। पक्ति से आया, प्रकृति, आग का कलर है। ये मैं जी, नई जी। जानकारी बता रहा हूँ आपको। ये तो आपने हाँ, पढ़ा हाँ, होगा, ये हाँ, आग का बिल्कुल। कलर है, यहाँ तक तो आपने पढ़ा होगा। यहाँ से लिया हुँ, पवित्र कलर हुँ। है। अब इस कलर को आज से जोड़िए, ये नीला कैसे हो गया? वो बड़ा गहरा साइंस है फुल ये। ये बहुत प्योर कम्बशन होने पर प्योर नीला हो कंबसन, जाता है। प्योर कंबसन यस। ब्लू, यस। प्योर कंबसन हो गया ब्लू। कि आज की खोज हुई कि जो आग है, पवित्र आग है होती है, उसको लाल, रेड या कासा कलर नहीं होता भगवान, वो आज ब्लू, खोज होगी ब्लू। तो आपका जो क्रांतिकारी या जो भी आपके आंदोलन चले आ रहे हैं बुद्ध के समय से, वो आज भी हुँ, हुँ, उसी हुँ। दिशा में है, वैज्ञानिक स्वरूप में है। वो भगवा से वो हुँ, हुँ। ब्लू हो गया, रंग बदल जी, गया। जी। क्योंकि भगवा कलर भी हुँ, आपका ही है, भगवा शब्द ही बुद्ध हुँ, का है। हुँ। भगवा, बुद्ध खुद अपने आप को बुद्ध तो कभी कहे नहीं, भगवा तथागत, भगवा, जी। भगवा तथागत से धम्मपद संबोधित तो किए। जी। तो भगवा, भगवतो, तो ये शब्द उस समय से ही प्रचलन में आया और अभी भी चल रहे हैं। हुँ, हुँ। सर एक प्रश्न आया है क्लासिकल जी, फिजिक्स का। हा हाथी जी। बड़ा घुसुंडी इंक्रिप्शन प्योर संस्कृत में है। खुद भंडारकर साहब ने कहा है, सिर्फ एक ही वर्ड प्राकृत का है
और उसको लिपिकार ने मिस्टेक मान सकते हैं, लिपिकार मिस्टेक मान सकते हैं। मैं समझा, तो दोबारा हाथीवाड़ा, बताया क्या? हाथीबढ़ सर गोसुंडी हाथीवाड़ा इंस्क्रिप्शन। गुसबंदी इंस्क्रिप्शन जो है ईसा से 200 साल पहले का माना जी जाता जी है। जी 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 जी। तो ईसा से पहले क्या संस्कृत का प्रमाण मिला है? ये बता रहे हैं कि संस्कृत का है ये ये अभिलेख हाथीबढ़ पूरी तरह से। गोसुंडी इंस्क्रिप्शन मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं, यदि आप थोड़ा बताएंगे डिटेल में तो मैं थोड़ा बता पाऊंगा। जी, मैं बता देता हूँ। ये जी हाथीवाड़ा गोशंडी इंस्क्रिप्शन जो है, ये जितने भी बाहर से ये लोग शक जो थे, शक इन्वेडर्स जी जब भारत में आ रहे थे, जी तो जी ये जहाँ-जहाँ गए, जैसे इनके वैवाहिक संबंध बने थे सातवाहनों से, तो वहाँ पे जी नाने जी घाट का भी इंस्क्रिप्शन है। वो भी जी ईसा जी से 100 साल पहले का है, और 100 साल, जी जी 150 साल पहले का ये भी है। तो जी ये जी। जितने भी इनके अभिलेख हैं, शकों से जो मिलते हैं, शक शासकों के पश्चिमी क्षेत्र पर जो इनका कब्जा था, ये तो सब अशोक उसको के ये लोग बाद के संस्कृत था। के अभिलेख नहीं है ये? हाँ, सारे अशोक के बाद के हैं, अशोक लेकिन के बाद इसमें के। कहीं भी संस्कृत नहीं है, ये पूरी तरह से पाली प्राकृत के ही हैं। जो जी जी डॉक्टर जी। राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं, वो पूरी तरह से पाली प्राकृत बता चुके पाली हैं, इसमें कोई प्राकृतिक, संस्कृत बिल्कुल संस्कृत बिल्कुल नहीं है। जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ये लोग जो है अफ़वाह, वही जो आपने अभी बताया ना कि सम्राट अशोक के शिलालेख के 1-2 शब्दों का गलत मतलब निकाल लेते हैं ये लोग, और उसको संस्कृत में निकाल लेते हैं। जैसे देवानपिय को संस्कृत में महामूर्ख कहा जाता है, जी और बिल्कुल बिल्कुल। देवानपिय का, हाँ, तो इसी तरह से ये लोग क्या करते हैं कि उन्हीं पाली के प्राकृत के शब्दों का संस्कृत में गलत मतलब निकाल के, और उसको ये कहने लगते हैं कि ये तो संस्कृत का शिलालेख है। तो क्लासिकल फिजिक्स में बताना चाहूँगा कि आप वीडियो 98 देखिए, उसमें मैंने जी इसको जी दिखाया है हथबड़े घुसंडी अभिलेख का जी इंस्क्रिप्शन जी का। वो पूरी जी। तरह से पाली प्राकृत का ही है, उसका संस्कृत से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो ये पूरी स्वाभाविक तरह रूप से से, फेक न्यूज़ है। एक्चुअली आप जी, यदि पटनायक जो एक बहुत बड़े रिसर्चर भी हैं, उनका मैं अभी लेख भी पढ़ रहा था, उन्होंने खुद जी, स्वीकार किया कि संस्कृत ने जो लिपि है वो लोग 500-600 साल बाद अपना, जी, और जी, अशोक की जो लिपि है उसको 500-600 साल बाद अपनाया। जी, जी। तो वो तो एक्चुअली पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे वो बहुत बाद में ही अपनाया गया सिद्ध हुआ है, और अपना के अभिलेखी साक्ष्य कुछ और नहीं मिलते। और जो भी अभिलेख हैं संस्कृत के जो बताए भी जाते हैं, जी वो जी जी। कंप्लीट संस्कृत के तो है नहीं, क्योंकि कंप्लीट संस्कृत तो देवनागरी लिपि में ही लिखी जा सकी है। बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल बिल्कुल। जी। और जो भी क्लासिकल संस्कृत है, और जो शुरुआती संस्कृत जिसको ये लोग बता रहे हैं, वो सारे तो बुद्धिस्टों के अभिलेख हैं। वो बिल्कुल चाहे रुद्रदमन का अभिलेख हो, वो उसको भी जो लिपि संस्कृत है का वो जो धम्म। क्लेम आता है। जी जी जी। जी, जी। लिपि तो तो एक अशोक की चीज़ जो तो, धम्म लिपि है वो ही प्रयोग किया है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ में लिपि वही प्रयोग हुआ है। और अभी हाँ, तक भी हाँ, लिपि जी। तो खैर अभी भी हिंदी है तो वो धम्म लिपि ही है। तो धम्म हुँ, लिपि हुँ, एक्चुअली मदर हुँ। स्क्रिप्ट है। इसके मॉडिफिकेशन से जी। यही ये हिंदी या दूसरी लिपियां स्वरूप हुँ, अपने हुँ। क्षेत्रीय के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर बदल दी गई है, स्वरूप बदल गया है। जी, जी। तो साथियों, और कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मोतीलाल जी जी समय निकाल कर आए, अपना कीमती समय निकाल कर आए, और काफ़ी इनने अच्छा पाली के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। और इन्हें काफ़ी रोचक जानकारियाँ भी बताई हैं, वो रोचक जानकारियाँ आमतौर पर कहीं नहीं मिलती है। और इनका जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आप लोगों को और भी काफ़ी नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो पाली सीखने की बात हो रही थी, वो धम्म लिपिचा यूट्यूब चैनल है, वहाँ से जाकर आप लोग सीख सकते हैं। काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं सर के, और उस पर सर लगातार वीडियो डालते भी रहते हैं। इनकी एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, साची दान। सर इसका प्रोनंसिएशन दानंग होगा ना? कि सांची दानंग, पाली में सांची दानंग, अब वही निगहिता आ गया दानंग। जी, जो जी, दानंग जी, है वो आप जी, अंग्रेजी में सांची दानम लिखेंगे रोमन जी, स्क्रिप्ट में, और संस्कृत हिंदी में लिखा सांची दानम। जी, लेकिन जी। एक्चुअल जो नाम है सांची दानंग है, दानंग है। और दानंग। यदि अमेजन पे आप टाइप करेंगे सांची दानम, सी एस ए हाँ, एन हाँ, हाँ। सी एच आई डी ए एन ए, दानम को डी ए एन हाँ, ए। तो जी, तो वहाँ से आप लोगों को ये चीज़ मिल जाएगी, और इस पुस्तक को आप लोग पढ़िए। इसमें सर मेरे ख़्याल से सांची पे जितने भी प्लेट्स हैं, उसका आपने अनुवाद किया हुआ है। जी जी, छोटे छोटे दानदाताओं के शिलालेख है उस पे, 412 शिलालेखों का संग्रह है इसमें। और वो कौन हाँ से जी। कॉलम पे शिलालेख लिखा हुआ है वो नंबरिंग सहित जी। इसमें दिया हुआ है। तो आप कभी सांची जाएंगे
कि किताब की सहायता से यदि नंबर वाइज कॉलम पे खोले कहाँ पे किस कॉलम पे कौन सा शिलालेख लिखा है, जी, तो इस जो पुस्तक इसमें धम्म लिपि में, आपका देवनागरी हुँ, में और रोमन स्क्रिप्ट में, इसमें 3 स्क्रिप्ट और 3 भाषाएं, मतलब पाली या प्राकृतिक भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, तीनों 3 भाषाओं में ये पुस्तक है, जिसको आप विदेशी जी, पर्यटक भी आराम से पढ़ समझ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो जो लोगों को देवनागरी नहीं आती है, वो लोग रोमन लिपि में भी इसको पढ़ सकते हैं। इस तीनों भाषा में सर ने इसका अच्छा ट्रांसलेशन किया हुआ है और सबको पढ़ना चाहिए। भारतीय संस्कृति यही है और जैसा कि मैं बताया हूँ कि हमारे महापुरुष जो हैं, वो कभी कोई बाहरी भाषा का इस्तेमाल नहीं किए हैं। वो अपनी ही क्षेत्रीय भाषा का या जो पाली प्राकृत थी, जो जिसकी बदौलत हम अपना इतिहास जान पाए हैं। सोचिए अगर अंग्रेज भारत में नहीं आ पाए होते, तो क्या हम लोग सम्राट अशोक के अभिलेख हैं जिससे हमारा इतिहास पता चला, हम लोग जान पाते हैं? कभी भी नहीं जान पाते। आज कभी की कभी स्थिति क्या होती हम लोग की? तो यहाँ से आप सम्राट। में बिल्कुल, जो आप में जी सर। श्रेष्ठता की भावना या अभिलेख ही भरेंगे, यही अभिलेख बताएंगे कि आप किस श्रेष्ठ परंपरा के वाहक रहे हैं। जी, जी। तो ये हमारा अपना जो इतिहास है, वो हमारे ही महापुरुषों के अभिलेख से पता चला। हमें ये भी पता चला कि हम लोग आज भी वही सारी चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं, दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर रहे हैं। बस हम वो लिंक, जैसा सर ने बताया कि हम वो लिंक भूल गए हैं। हमें उसकी बिल्कुल। जगह पर कुछ काल्पनिक कहानियाँ पकड़ा दी गई है कि अच्छा ये कारण, और वो हम्म, इतनी हवा-हवाई काल्पनिक कहानियाँ हैं कि मतलब थोड़ा-सा भी आप तार्किक हैं तो आपको हँसी आ जाएगी कि यार ये तो कारण हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो तो इसलिए हमें अपना इतिहास जानना बहुत ही ज़रूरी है और मैं फिर से कहूँगा कि पाली कहानियां प्राकृत ज़रूर कहानियां सीखें। बहुत जल्दी बनती है। मैं आपको छोटी सी 2 मिनट और लूंगा। जब जी। कनिंघम आए तो कनिंघम ने जब स्तूप खोजे, एक सांची, तो सांची एक्चुअली हुँ, विदिशा के पास है। उसको उस समय हुँ, हुँ। भेलसा कहते थे। उसने बोला नामकरण क्या जी। दें इनको, एक्चुअली तो गुमनाम थे, तो उन्होंने लिखा भिलसा टॉप्स, द भिलसा टॉप, बुक्स का नाम ही द भिलसा टॉप्स। आप बाजार में जाएंगे तो ओह! मिलेगी, महंगी किताब है। तो उन्होंने पूरी रिसर्च की उसकी, तो जी, भिलसा जी। टॉप्स दिया। टॉप्स एक्चुअली अफगानिस्तान में पहले से टापू मिले थे, वहाँ टॉप्स बोला गया था। तो आप हुँ, लोकल में हुँ। विदिशा में जाएंगे तो वहाँ पे एक कहावत है, एक्चुअली मैं भी वहाँ बड़ा परेशान रहा, मेरी पदस्थापना रही। तो वहाँ एक कहावत है कि तू क्या भेलसा की तोप है। मतलब आप सोचिए, वो अंग्रेज लिख रहा है किताब था भिलसा टॉप्स, भिलसा मतलब भेलसा के टापू, तो वो कहावत हाँ, कालांतर में हाँ। क्या हो गई, भिलसा की तोप। और उसमें जी। कथा भी जोड़ दी कि भेलसा की तोप इतनी बड़ी थी कि बहुत दूर तक आवाज सुनाई देती थी। एक्चुअली होता क्या था, जो वहां पे चैंटिंग होती थी स्तूप पे, वो ऊंचाई पर है, काकनाथ पहाड़ी है, तो वो हुँ, हुँ। विदिशा तक आती थी। मतलब 8-10 किलोमीटर का डायरेक्ट में, 10 किलोमीटर दूर है विदिशा सांची से। जब यहाँ पे जी, चैंटिंग होती जी। होगी तो चैंटिंग की आवाज वहां तक जाती हो। जब बुद्धं शरणम गच्छामि, बुद्ध वंदना होती होगी संघ की, तो वो हुँ, हुँ, कालांतर में इस हुँ। तरह हो गया कि वहां तोप चलती थी और आवाज दूर तक जाती थी। तो शब्द का जी, जो हेर फेर है बहुत जल्दी बदलता है। और कुछ कुछ जी, लोग जी। जो इसी का काम करते हैं, शब्दों को अर्थ का अनर्थ किया जाए, प्रचार किया, उस पर कुछ लोग लगे ही रहते हैं। वो जल्दी से इस हुँ, हुँ। बात को पकड़ लेते हैं और उसको गलत तरीके से प्रचारित कर देते हैं। जी, जी। तो साथियों, ये जो काल्पनिक कथा कहानी आपको किसी भी चीज़ के पीछे या आपके जो पर्व त्योहार आप जो मनाते हैं, उनके पीछे जो एक पकड़ाया क्वेश्चन है गया है। बीएल दीप साहब का, इंडो ईरानियन को छोड़कर कि पाली हमारी मूल भाषा है। आप कहें कि हमने जो एक्चुअली जो अध्ययन हुए हैं अभी, भारूपी भाषा परिवार का जो शब्द आया है, यूरोपीय भाषा परिवार का, अशोक के शब्द में अशोक के शिलालेख में एक शब्द उपयोग हुआ है कि नहीं, कई हुआ, मैं एक बता रहा हूँ यहाँ पे। सूप शब्द उपयोग हुआ है। जो अभी पशु काटने के लिए प्रतिबंध लगाने की बात हो रही थी ना, कि हजारों हमारे पशु कटते थे और 2 सिर्फ जानवर कटेंगे, ये 2 पक्षी और एक अपना कोई भी चौपाया जीव, या उसको मृग कहा है। वहां किस लिए काटे जाते हैं, अशोक बोल रहे हैं कि सूपा थाय या सूप ठाए, जो अलग अलग जगह उपयोग की वो सब बता रहा हूँ। सूपा थाय, सूपा थाय, सूपा ठाए या सूपा ठाए। तो सूप शब्द है, अंग्रेजी में है। अभी सूप, आप जाएंगे होटल में सूप पिएंगे, आप किसी से पूछ लीजिए हुँ, अंग्रेजी शब्द ही हुँ। मानेगा, लेकिन अंग्रेजी शब्द नहीं है। जी आपको उसको गहराई में जान, सूप तो हमारे अशोक का शिलालेख में मिल रहा है, तो अंग्रेजी शब्द कैसे हो जी, सकता है? जी। ये हम लिंक भूल बिल्कुल। गए कि शब्द पाली से भारत से यूरोप गया कि यूरोप से यहाँ आया। फिर अंग्रेज जी, यहाँ से, जी। यूरोपियन यहाँ आए, तो उन्होंने अपने यहाँ जो प्रयोग हो रहा था उनके देश में, उन्होंने बोला तो हमारे यहाँ का शब्द है, तो उन्होंने बोला वहां से यहाँ ड्राइव हुआ है।
जबकि वो और यदि अशोक के समय जाए तो ये हो रहा है कि ये शब्द यहाँ से वहां गया था। जी, भाई अशोक बिल्कुल, बिल्कुल सर। आपके यवन राजा और आपके जो दक्षिण अपना अफ्रीका का ऊपरी भाग है, वहां तक तो उनका अपना जो हुँ। सेवा है, जन कल्याणकारी योजना मित्र राष्ट्रों द्वारा संचालित होती थी। तो यूरोप में जी, अशोक के जी। शब्द गए हैं उस समय, अब वो वहां एक्सेप्ट कर लिए गए, यहाँ के मूल शब्द खो गए, और जब वहां से शब्द कुछ साल बाद यहाँ आए तो लगा कि वहां यूरोप से शब्द भारत आए। अब सूप शब्द कैसे अशोक के शिलालेख में आ सकता है? हम आजकल सूप जी, जी, पीते नहीं है, बिल्कुल। ये भारतीय लोग तो सूप जानते ही नहीं, सूप तो दोबारा अंग्रेज लेके आए। हुँ। तो बहुत से जो है शब्द हमारे यहाँ के थे और वहां गए, वहां से फिर दोबारा हमारे पास आए। जिस प्रकार जो पाली भाषा है, आज से 115-16 साल पहले यदि बात करें तो पाली भाषा भारत में नहीं थी, पूरी बाहर से आई है। मुझे किताबें उपलब्ध नहीं थी, किताबें उपलब्ध नहीं थी यहाँ पे। भाई जो हमारे 3 जो बहुत महत्वपूर्ण भिक्षु हुए हैं, जगदीश साहब के साथ, जगदीश अपने आनंद कौशल्यान साहब है, राहुल जी, उस समय जो उनकी जो मेहनत है उसके कारण पाली साहित्य अभी भारत में दिख रहा है। उसके पहले भारत में पाली साहित्य था ही नहीं, जी, सब जी। बाहर से दोबारा रिटर्न आया। अभी यही जो पाली थाईलैंड में है, श्रीलंका में है, साउथ ईस्ट की बहुत सी कंट्रीज में है। अब वो बोले ये तो हमारे यहाँ का शब्द है, एक्चुअली वो हमने वहां भेजा था, वहां रहा, हमारा नष्ट हो गया, दोबारा वो शब्द हमारे पास। तो ये शब्द जी। एक्चुअली विचरण करते गए, ना केवल बुद्ध समय से, बल्कि हड़प्पा कालीन समय से। हड़प्पा कालीन समय में हमारे पूर्व वहां व्यापार करने, जहाजों से व्यापार करने जाते थे भाई। जो मैंने आपको लोथल का एग्जाम्पल दिया, आप जाएं कभी देखें उसको, आश्चर्य करेंगे, अपने पुरखों को देखिए। वहां पे लॉक सिस्टम है, जो वर्तमान तकनीक अभी पनामा नहर में उपयोग हो रही है। लॉक सिस्टम होता मतलब लॉक लगाया नहर में तो पानी ऊपर रहेगा, फिर थोड़ा और ऊपर बढ़ा देंगे, एक लॉक सिस्टम है। ये लॉक सिस्टम लोथल के बंदरगाह में है, और यहाँ से वो भोगवा नदी पे बना, भोगवा से साबरमती से लिंक, साबरमती से कच्छ की खाड़ी होते हुए आपका मेसोपोटामिया जहाज जा रहा है। तो ये तकनीकी ज्ञान हमारा पहले भी जाता रहा है विदेशों में। ये है कि वो तकनीकी ज्ञान कब गया, वो लिंक टूट गया, वहां किसी ने जिंदा रखा, दूसरी संस्कृति अपना लिया, तो वहां से फिर दोबारा हमें हमारी भूमि पर आ रहा है। तो इस तरह से जी, हमारी जी। मूल जो है, पाली से ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है, धम्मलिपि से ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा पुराने अभिलेख तो हमें ज्यादा देखने को मिलते ही नहीं है भाई। यहाँ की भाषा के वहां शब्द गए, वहां से उन्होंने स्वीकार किए, लिपि चिन्ह थोड़े मॉडिफाइड हुए, तो वहां जीवित रह गए, यहाँ किसी कारण से नष्ट हो गए, तो दोबारा वहां यहाँ आ गए वो सब। जी, जी। सर एक और प्रश्न है कि जी जी भारत में जितने भी शिक्षण संस्थान मिले हैं प्राचीन काल जी के, तो जी जी उसमें किन-किन जो आज के जितने भी धर्म उपलब्ध हैं भारत में या मज़हब रिलीजन, उनमें से किनके-किनके पाए गए हैं सर? दोबारा बताया, मैं सुन नहीं पाया। प्रश्न ये है कि भारत में कुछ यूनिवर्सिटीज़ मिली है, जैसे नालंदा, जी जी तक्षशिला, इस तरह वो की सभी चीज़ें मिली हैं। बुद्धिस्ट है, उनमें कोई डाउट ही नहीं है। नालंदा बुद्ध तो यूनिवर्सिटी सर हो, क्या जैसे जैन तक्षशिला जैन आज बुद्ध सबसे पुरानी, जी, तक्षक आज जो सर जैसे नाग जो वंश है, वो नाग वंश मूल स्वरूप का है, मूल वंश, मूल जी, संस्कृति है। नालंदा है, विक्रमशिला है। भाई जो महामात्याज भी आपने अशोक ने नियुक्त किए हैं, तोसाली का वर्णन आया है, नगल बिहाल का तोसाली, ये वहाँ पे आए हैं शब्द। उज्जैन शब्द कई बार सांची में कई बार उपयोग हुआ है। तो इस शिलालेख को या जहाँ पे ये शिक्षण संस्थान थे, सब बुद्ध, एक्चुअली शिक्षण का काम किसका था? बुद्ध के पहले शिक्षा होती थी? शिक्षा कोई था? नहीं था भाई। बुद्ध का देशना का अर्थ ही शिक्षा देना। भाई भिक्खु जो भिक्षा मांगने जाता है, वो भिक्षा नहीं है एक्चुअली, वो उसका भोजन का स्रोत है, और उसके बदले उसको देशना देना है। देशना देना कंपलसरी विनय में लिखा हुआ है। अब आपको आज हुँ। जानकर हैरानी होगी, कुछ चीजें हमें जानकर हैरानी होती है। जैसे आज लहसुन बहुत से लोग खाते ना, पर मैं लहसुन नहीं खाता साहब। जी, और आज ऐसा है जी। जो लहसुन नहीं खाता वो बड़ा अच्छा वेजिटेरियन माना जाता है। आपको पता लहसुन जी। नहीं खाने की परंपरा विनय पिटक में, विनय पिटक अच्छा, में, हाँ विनय पिटक के जो प्रायश्चित का भाग है, पहले ही कंडी का है कि लहसुन नहीं खाना। ओके। तो और उसमें बताइए आप यहाँ बड़ी पे सभी लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण कहता है कि नहीं खाना है। उसके पीछे कारण भी है। मतलब बुद्ध जी। एकदम रिजिड नहीं है। भाई हुँ। क्यों लगाया पाबंदी? हेलो, जब देशना जी, होती, जी।
भोजन लिया, भोजन सब भिक्षा मांग के लाए, इकट्ठा रखा और उसको सबने वितरण करके अपना भोजन लिया। उसके बाद देशना होती है, मतलब संघ की अलग देशना होती थी, वहां जो भिक्षु गए वहां अपनी देशना जो भी करके आए वो अलग है। तो देशना जब होना कंपलसरी था कि भोजन करने का समय था बुद्ध का, संघ का और बुद्ध का भी, हम्म। बुद्ध जीवित थे जब बुद्ध भी भोजन करते थे भाई। संघ जब जो पाइप गड़ा रहता था, पोल रहता था अपना हर बिहार में, हर जेतवन, हर जो भी आराम होते थे वहां पे पोल गड़ा। जब 2 अंगल पोल यदि छांव बढ़ गई, 2 अंगल जो छांव बढ़ी है पोल की, तब तक भोजन ग्रहण करने की आजादी थी, कर सकते थे। 2 अंगुल से ज्यादा छाया हुई पर भोजन आप नहीं कर सकते, और सब एक समय भोजन करने की आपको अनुमति थी। तो जी। उस समय जब देशना होने होती थी तो उस समय जब मैं लहसुन खा के आया, मुझे किसी ने लहसुन दिया भाई, मैंने लहसुन खा लिया, तो पड़ोसी भिक्खू को उसकी स्मेल आती थी और वो डिस्टर्ब होता था। तो दूसरे भिक्खू ने, पड़ोसी भिक्खू ने बताया कि साहब ये लहसुन से स्मेल आती है। तो बुद्ध ने बनाया नियम कि आप जब देशना होगी जब लहसुन नहीं खाएंगे, और उसमें विनय पिटक में ही डाल दिया, विनय में उसमें ही डाल दिया, विनय में पहला ही प्रायश्चित है, पाचत्य पहला ही है, भिक्खु संघ के लिए भी है, भिक्खु संघ के लिए भी है। पहली पाचत्य है कि लहसुन नहीं खाएगा, लहसुन नहीं खाना है। और उसमें पर आगे कर रहे हैं यदि आप बीमार है तो खा सकते हैं, मतलब जी वो जी तो लहसुन को औषधि मान रहे हैं और छूट भी दे रहे हैं। आप बीमार हैं, आप रोगी हैं तो खा सकते हैं, निरोगी नहीं खाएंगे। तो ये जी लहसुन ही नहीं, जी बहुत चीजें हैं जो हम आज मान रहे हैं, ये दूसरे लोग मान रहे हैं, बुद्ध की वही विनय को मान रहे हैं, लहसुन नहीं खा रहे, बहुत से विनय तो मान रहे हैं, लहसुन क्यों नहीं खा रहे, वो लिंक हम हमारी विस्तृत हो गई, भूल संपर्क गए। हमारा विस्तृत हो गया। जी सर जी। बुद्ध से पहले तो सर कोई एक विद्यालय थे ही नहीं, ये क्वेश्चन कर रहे परशुराम दास जी। विद्यालय नहीं सबसे किया पुराना सर, कोई विश्वविद्यालय आपको कोई तक्षशिला मिलता है जी भाई। बुद्ध ने ही तो शुरू किए। देखा जाए तो कि तात्काल उस समय मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो शिक्षा का काम बुद्ध से ही शुरुआत होती है। बुद्ध धम्म ही पूरा शिक्षा है, शिक्षा के आधार पर ही पूरा बुद्ध धम्म है, उसकी पूरी देशना ही पूरी शिक्षा है। तो जो और बड़े बड़े विश्वविद्यालय हमें पुरातत्व पढ़ने प्रमाण, मिलते हैं वो सब सर बुद्ध या बुद्ध पुरातत्व के बाद। प्रमाण कोई पुरातत्व प्रमाण बुद्ध मार्ग के जो विश्वविद्यालय हैं उसके अलावा किसी और के मिले हैं सर भारत नहीं में? नहीं नहीं नहीं, कोई जैसे कोई कोई इसमें अभिलेख नहीं मिला। जी, तो हाँ, परशुराम यदि दास आप जी देखिए हड़प्पन लिपि किसी भी पढ़ लें, हड़प्पन गुरुकुल लिपि का। पढ़ लेंगे तो उसमें हमें मिलेंगे कुछ जी जी जी। तो उसको तो अभी पढ़ने का किसी का इरादा ही नहीं है, वो तो उस पर तो नहीं पढ़ी काफी वो हो जाएगी, रही उसमें है। भी कई लोग, कई रिसर्चर लगे हुए हैं। एक्चुअली उसमें जी छोटे छोटे अभिलेख मिले हैं, बड़े अभिलेख होते तो उसको सब अभी पढ़ ली गई होती, लेकिन पढ़ी जा सकती है। जी। धम्मलिपि के उसको पढ़ेंगे, धम्मलिपि के जो ज्ञाता है वही पढ़ेंगे, अभी जी। नहीं, एक दो तो सर जनरेशन क्या बाद लगता हमारे में है, पैदा जी। तो अभी तक के जो जितने भी प्रमाण मिले हैं उससे क्या लगता है कि क्या रहा होगा हड़प्पा और ये मोहनजोदाड़ो का कल्चर? इनमें भी क्या वो शिक्षा सम्यक महत्वपूर्ण रही होगी। एक्चुअली जहां तक मैंने कुछ विजिट भी किए हैं हड़प्पा के साइट, ऐसे धौलावीरा जो साइट है, भारत का सबसे बड़ा हम्म। साइट है धौलावीरा, राजस्थान अपना सॉरी गुजरात में भाई। जी। हड़प्पा और आपका मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़े साइट है इस संस्कृति के, वो दोनों पाकिस्तान में चले गए। और जो हम्म। भारत का सबसे बड़ा साइट है वो है आपका धौलावीरा। तो धौलावीरा का डिजाइन है वो ताज्जुब होता है यार देखने पे, यदि आप उसको बारीकी से अध्ययन करें। मतलब जो वहाँ पे जो हमारे देश में जो अभी बहुत हाई स्तर की जो कॉलोनियां है ना, जो कवर्ड कैंपस है, जी वो जी भी उस स्तर पे नहीं पहुंची है जिस स्तर पे धौलावीरा बसा है। मतलब उनकी जो खिड़कियां भी हैं, जो उनके मेन दरवाजे हैं, वो मेन रोड पे नहीं खुलते। उनमें जो पानी का ओके। संरक्षण का जो तरीका है, मतलब जो धौलावीरा एक्चुअली ये नदी पे नहीं बसा है। बाकी शहर जो बड़े बड़े शहर है आपको नदियों किनारे पे, बड़ी बड़ी नदियों पर बसे हुए हैं। धौलावीरा एक जो है बरसाती हम्म। पानी पे सर्वाइव करता था पूरा। तो बरसाती नाले हैं दो वहां पे, मनहर और मनसर। हम्म। दो नालों का पानी जो पहाड़ी पानी आता था उसी पानी का तालाब में इकट्ठा करके, और अंदर वो उन्होंने टैंक बनाए हुए थे। पानी जो पीने का पानी जो स्टोर होता था वो पत्थर के टैंक खोद करके बनाए, उसकी मतलब उन्होंने खुदाई कर करके पत्थर, मतलब 16 टैंक से जी घिरा जी हुआ है। धौलावीरा पूरा 16 टैंक से भरा। एक टैंक भरेगा, फुल भरने के बाद दूसरा टैंक भरेगा, फिर ये भरने के बाद तीसरा टैंक भरेगा, ऐसे ही करते करते 16 टैंक भरेंगे। और 16वां जब भर जाएगा तो एक्सेस पानी बाहर जो बड़ा तालाब है उसमें चला जाएगा।
जो मेन दीवार अच्छा। है वो अंदर कच्ची ईंट है और हुँ, हुँ, बाहर से हुँ, हुँ। पत्थर है, मतलब भूकंप भी आएगा या आपकी गर्मी का ज्यादा, कच्छ एरिया है वो गर्मी बहुत पड़ती है, तो आपका भूकंप का प्रभाव भी नहीं होगा उस पे और आपका गर्मी का प्रभाव भी नहीं होगा। और मात्र अभी 10% खुदाई हुई है उस स्थान की, 90% पूरी खुदाई हो जाएगी, बहुत साक्ष्य उसमें निकलेंगे। वहां पे जो ग्राउंड निकला है 240 जी, मीटर लंबा है, मतलब उसमें 10,000 लोग ओके। बैठ सकते हैं, 10,000 लोग बैठ सकते हैं इकट्ठे। मतलब जो मेन जो अच्छा। सिटाडल है, उसके बाद ग्राउंड है हुँ, बहुत बड़ा, हुँ। उसके बाद फिर एक लोअर शहर और एक मीडियम शहर है, अलग अलग बस्तियां हैं। तो जो इतना बड़ा हुँ, ग्राउंड हुँ। 10,000 लोग जहाँ बैठ सके, वहां एक शहर के लोग तो बैठेंगे नहीं। हो सकता है बहुत बड़ा शिक्षा हुँ, केंद्र हुँ। हो, जी। मतलब व्यापारिक केंद्र तो रहा ही है, वो शिक्षा केंद्र भी हो सकते हैं, बड़े बड़े स्थान। हुँ, हुँ, तो इन हुँ। पे रिसर्च अभी भी बाकी है, रिसर्च होना बाकी है। जी, भाई जी। आप जो मुर्गा खाते हैं, मुर्गा हमारा सबसे पुराना खाद्य है, मतलब प्रिय भोजन, हड़प्पा के लोग भी प्रिय, हड़प्पा से चला आ रहा है। अच्छा, तो ये मुर्गा मुगलों के काल से नहीं, मुस्लिम काल से नहीं नहीं, नहीं उससे नहीं, पहले से बिल्कुल नहीं है? भाई, हड़प्पा के लोग भी मुर्गा खाते थे। अच्छा, हड़प अच्छा, हड़प्पा के लोग ओके। बहुत, मतलब मांस के बहुत प्रिय शौकीन थे वो हड़प्पा, मांसाहार मुर्गा उनका शौकीन प्रिय था, भोजन में था। हुँ, 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 हुँ। मगर उनका नाली जी, सिस्टम जी। या उनका सफाई करने का तरीका देखा बहुत गजब का, मतलब आज की जो बहुत उच्च स्तर की जो कॉलोनियां हैं वो फेल है। जी। तो वहां ऐसा भी हड़प्पा हम में भी लिंक जोड़ एक्चुअली सकते वहां हैं। पे भी स्तूप मिले हैं। वहां जो अपना अच्छा। धौलावीरा है, वहां 7 स्तूप मिले। जी, जी। वो ओके। स्तूप क्या, स्तूप का एक सौ शाब्दिक अर्थ क्या है, पाली में थूप, या धमलिपि में हाँ, लिखेंगे हाँ। थूप। थूप मतलब ढेर, जो ढेर लगा दिया वो थूप, दैट इज थूप, स्तूप। तो वहां पर जो कब्र स्थान है आपका, जो आपका दफन करने का स्थान धौलावीरा में, वहां पे जो दफन करने का जो तरीका है, उसमें 7 बाई 8 का गड्ढा करके उसमें अस्थियां जो रख के, कुछ मटकों में जरूरी सामान रख के, पर एक उतने ही बड़े कि पत्थर से 7 बाई 8 या 8 बाई बड़े पत्थर से, एक ही पत्थर से पूरा ढक दिया जाता था, ढक के फिर उसके ऊपर ढेर, मिट्टी का ढेर लगा देते, स्तूप बनता था। तो इस तरह के 7 स्तूप खुदाई में धौलावीरा में मिले। तो जो स्तूप बनाने की परंपरा है भाई, जो बुद्ध के स्तूप है या अशोक के समय के स्तूप है, वो भी क्या है, नीचे अस्थियां हैं, अस्थि संरक्षण के लिए, ऊपर से उसका ढेर बनाया पत्थरों का एक सिस्टमेटिक। वही आपको हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिल रहा है। मतलब अस्थि अवशेषों को संरक्षण करने के लिए स्तूप का निर्माण किया मोटा मोटा, वही सेम हमें हड़प्पा संस्कृति में आपको धोलावीरा में देखने को मिलता है। तो ये जो परंपरा है, स्तूप जी। बनाने की परंपरा है, संरक्षण की परंपरा, अवशेषों के महान पुरुषों, बुद्ध भगवान की जो जो अवशेषों संरक्षण की परंपरा है, वो हमारी बहुत प्राचीन है, हड़प्पा कालीन से। तो इससे एक जो प्रश्न परंपरा आया को है। दोनों को हम लिंक, बस एक संपर्कों को जोड़ने की आवश्यकता है इसमें। तो संपर्क जिस दिन जी, जुड़ गए, जी। हम एक बहुत बड़ी खोज की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। जी। यदि शिक्षा की शुरुआत बुद्ध काल से थी, वैदिक काल कब था, जहां पर कहा जाता है गुरुकुल कब था। इतिहास का वर्गीकरण जब हो रहा था काल के आधार पर, जब आपके पुरखे उस कमेटी में शामिल नहीं थे, या उस समय आपके पुरखे शिक्षित नहीं थे, जो इतिहास का बंटवारा होना चाहिए था वो होना चाहिए था एक्चुअली ऐसे क्राइस्ट के आधार पर यूरोप में किया, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। भारत में बुद्ध होना चाहिए था, बुद्ध के पहले और बुद्ध के बाद। जी, इतिहास भी जी, उसी पे बिल्कुल। डिपेंड है पूरा, हुँ, बुद्ध के हुँ। पहले क्या था और बुद्ध के बाद क्या था। और जो इतिहास इस आधार पर होता है बिफोर बुद्ध और आफ्टर द बुद्धा, जी, बुद्ध तो हमें संवत के सब चीजें अनुसार। क्लियर हो जाती है। शब्द बाकी के जो गढ़े गए शब्द हैं, वो शब्द उसमें अपने आप गायब हो जाते हैं, आते ही नहीं। तो ये सब, इस हकीकत तक पहुंचने के लिए आपको सम्राट अशोक के अभिलेखों को गहनता से सीख पढ़ना पड़ेगा, लिपि को अच्छे से सीखना पड़ेगा, पाली भाषा को सीखना पड़ेगा। तो आपको ऑटोमेटिक आप पहुंचेंगे, हम तो बहुत बहुत बड़ी विश्व की सबसे महान विरासत की अंग है और सबसे महान विरासत के भाग है, और हम उसी विरासत के भाग रहेंगे। और होना भी चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। कौन क्या था उससे हमें मतलब ही नहीं भाई, हम एक श्रेष्ठ परंपरा के भाग थे, आज है।
तो सर फाइनली ये कंक्लूड हम कर सकते हैं कि जी। बुद्ध से बड़ी पर्सनालिटी पूरे ग्लोबल में भारत से नहीं, भारत का ही कोई बंदा बुद्ध से बड़ी पर्सनालिटी आज तक नहीं हुआ, नहीं, पूरे बिल्कुल ग्लोबली नहीं। अगर देखें तो। बुद्ध जी, आधार है। जी। बुद्ध आधार है, उसी परंपरा को हमारे महापुरुषों ने, बुद्ध के बाद जितने भी पैदा हुए, रैदास हो, कबीर हो, बाबा साहब हो, साहू जी महाराज हो, कांसी राम साहब हो, उसी परंपरा को, जिस तरह से हमने बताया ना, कलर अब ब्लू हो गया है, उसी वैज्ञानिक परंपरा के सब ये भाग है। भाई यदि आज भी जी, कोई अवैज्ञानिक तथ्य दिखेगा, तो बुद्ध खुद कहते हैं, अपने कलाम सूत्र में कहते हैं बुद्ध, तो जी, उसमें जी। भाई जो इसलिए मत मानो कि कोई भी बात मैं कह रहा हूँ या परंपरा से है, कोई पुरखों का है। हम भी कोई भी बात इसलिए नहीं माने कि बुद्ध कह रहे हैं या बाबा साहब कह रहे हैं। भाई जो तथ्यात्मक रूप से, जो साइंटिफिक रूप से जो सही है, उसको ग्रहण करना, उसी परंपरा को जी, जी। ग्रहण करेंगे, करना भी चाहिए। बुद्ध इसलिए भी महान है कि वो अपने कहे पे भी नहीं कह रहे कि मैं जो कह रहा हूँ इसलिए मान लो। इतनी हुँ। हिम्मत किसी भी महापुरुष में हमें देखने को नहीं मिलती ग्लोबली। जी। यहाँ तक कि सम्राट अशोक ये ने भी पूछ रहे हैं सर क्या आंसर दिया, बुद्ध से पहले, बुद्ध के बाद। एक्चुअली जो इतिहास वर्गीकरण की बात कर रहे थे हम, इतिहास वर्गीकरण जो है हमें बुद्ध के बाद और बुद्ध के पहले इस तरह वर्गीकरण जी, करना चाहिए। तारीफ़ कर रहे हैं सर आपकी। जी, जी। अच्छा, थैंक यू। जी, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो मतलब गट्स बुद्ध में था ये बात कहने का कि मेरी बात आप मानो और अपनी मतलब अपने दिमाग लगाकर इस्तेमाल करो, आँख मूंद कर ना मानो। तो ये जी, बहुत ही पॉइंट था जो आज तक देखने को नहीं मिला किसी में भी। सब लोग फ़ेथ बिल्कुल, की बात करते हैं, बस मान लो, मान लो। मैंने बिल्कुल। कह दिया इसकी बारी भाई है, जो उसकी मैं कह बारी रहा है, हूँ बस वो तो मान मान ही लो। ये तो आदमी कहता ही कितना ही ये तो बोलते ही कि मैं कह रहा हूँ। बुद्ध वो भी लो। नहीं कहते। जी, जी। और सम्राट अशोक का भी एक शिलालेख है जिसमें ये पाया गया कि उन्होंने जब एक लड़ाई हुई थी कलिंग से, तो जी, पहली जी। बार एक ऐसा सम्राट जिसकी सरहदें ईरान तक जाती थी, वो भी दुख व्यक्त करता है कि इतने लोग इसमें मारे गए, इतने लोग अपंग हुए हैं। तो ऐसा भी पूरी दुनिया में नहीं पाया गया कि कोई सम्राट जो है युद्ध भी लड़े और लोगों पर उसको दया भी आए कि हाँ यार मारे गए लोग। तो ये भी बौद्ध मतलब ये देखा गया कि ये भी भारत की ही एक संस्कृति है और वो बौद्ध सम्राट कहलाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, सम्राट तो अशोक और अपने जो मनुष्य संतान मानते थे, जी, मम पजा, ऐसा उल्लेख करते हैं एक अभिलेख में सम्राट अशोक, सबे मुनि से पजा ममा, अर्थात ओके। सभी मनुष्य मेरी संतान है। मतलब आज भी हम कहते हैं सब संतान है। जो पशुम कम कुटुम्ब कम की भावना है, वो इन्हीं सेंटेंस में छुपी हुई है। सबे मुनि से जी। पजा ममा, सब मनुष्य मेरी संतान है, मतलब वो अपने पुत्रों समान, जनता को भी पुत्र समान व्यवहार कर रहे जी। और सर एक और आखिरी सवाल है मेरी तरफ हैं। से जी, जी। कि क्या ईसा पूर्व में कागज वगैरह का आविष्कार किए थे भारतीयों ने लिखने के लिए? नहीं, नहीं, कागज़ का आविष्कार हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। जो हमें मिला है जी। पत्थर का जो शिलालेख है, या मिट्टी के बर्तनों पर हमें जो लिपि के चिन्ह मिले हैं, इस तरह के शिलालेख मिले हैं। कागज़ तो बहुत बाद में आया, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। जी। तो यानी कि ये जो मिथक हैं कि बहुत सारी जो कथा कहानियाँ हैं लिख ली गई थी, बहुत मतलब कोई 17 लाख साल पहले, 5000 साल पहले लिखने की बात आती है, वो एक तरह से सिर्फ़ कथा कहानी भर है, उसका नहीं, सच्चाई से कथा कुछ कहानी लेना-देना है। नहीं है। वो एक्चुअली बहुत सी चीज़ मैंने क्या कहा कि भाई जो हुँ, हुँ। स्थापित बहुत सुदृढ़ विरासत है, उसको छिन्न-भिन्न करने के लिए भी बाद में इस तरह की कहानियाँ गढ़ी गई हैं। बहुत सी एक्चुअली उनका ऐतिहासिक, पुरातात्विक साक्ष्य कुछ भी नहीं मिलता है। और पुरातात्विक जी, साक्ष्य यदि जी। नहीं मिलेगा, तो हम क्या कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। जी, जी। ये पूछ रहे हैं कॉपर प्लेट्स, तो कॉपर प्लेट्स तो चौथी 5वीं सदी के बाद आए जी, हैं। ये बात तो के है, बात के है, काफ़ी बाद के हैं, कॉपर प्लेट्स बात के ईसा है। से पहले नहीं पाए गए हैं। जी, जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, आप यहाँ पे आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। मैं खुद ही कई सारी नई बातें सीखने को मिला मुझे भी और दर्शकों को भी काफ़ी कुछ नई जानकारी मिली होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे फिर से आप मेरे चैनल पर ज़रूर आएँगे, आपको फिर से हम इनवाइट करेंगे सर
और दोस्तों आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जो है सर की पुस्तक है उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। सर का चैनल का लिंक भी मैं और पुस्तक का लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूँगा, उसे एक बार ज़रूर आप देखिएगा। और सर आप अंतिम में दर्शकों के लिए 2 शब्द ज़रूर रखें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लिपि, धम्म लिपि तो बिल्कुल आप अनिवार्य रूप से सीखें, और पाली भाषा का ज्ञान हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण जितनी हमारे लिए सांस है। और इन दोनों कार्य के लिए मतलब निःशुल्क हमारे बहुत से मित्र साथी कार्य कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, इसकी साइट्स बनी हुई है निःशुल्क पाली सीखने के लिए। और यदि धम्म लिपि आपको सीखना है, धम्म लिपि का चैनल है, उस पर आप निःशुल्क सीख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कुछ मटेरियल चाहिए हम व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध करवा देंगे आपको। लेकिन आप धम्म लिपि और पाली मतलब अनिवार्य है सीखना, और ये बहुत सरल है। धम्म लिपि आप मुश्किल से 2-4 दिन में आप इसके अक्षरी ज्ञान से वाकिफ हो जाएंगे। जी, जी। ओके, धन्यवाद सर। सब बहुत-बहुत सभी के लिए धन्यवाद आपका। साधु साधु। जी, जी, साधुवाद सर। तो साथियों आपने देखा होगा ये काफ़ी रोमांचक और काफ़ी जानकारीपूर्ण सेशन था। इसमें मोतीलाल सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है और आप लोग एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि जब आपको अपना इतिहास जानना है तो अपने ही इतिहासकारों से जानें। जब हम किसी दूसरे बाहरी के दृष्टि से देखेंगे, कोई दूसरा या थर्ड पर्सन है, जो बंदा आपको आपका इतिहास बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो कभी भी आपका इतिहास नहीं बताएगा। वो हमेशा ही एक कहावत है कि अगर शिकार का इतिहास शिकारी लिखेगा या हिरन का इतिहास अगर शिकारी लिखेगा तो उसमें शिकारी की वाहवाही होगी। वो शिकार के अगर बाल बच्चे हैं, वो दुख में हैं या वो खुद दुखी है या उसके कैसे शिकार किया है, उसका पछ रखा ही नहीं जाएगा। वो हमेशा उसमें उसका दिखाया जाएगा कि वो तो बहुत बड़ा शिकारी था, बहुत अच्छा वो निशाना लगाता था, तो हमेशा ही उसमें उसी का पक्ष होगा। तो इसीलिए जब हमारी भाषा ही संस्कृत नहीं रही है शुरुआत में, जो इनिशियल हमारी भाषा रही है, वो पाली धम्म लिपि रही है और इसी से हमारा इतिहास मिलता है, सुनहला इतिहास मिलता है, जिससे हम पूरी दुनिया में एक तरह से लोगों ने कहा कि सोने की चिड़िया, इट्स ओके आपने कहा सोने की चिड़िया। आपने कहा भारत जो है ज्ञान का देश है और विश्व गुरु है, तो चलिए आपने बुध की जगह भारत नाम दे दिया। भारत नाम तो खैर बाद में आया है, बुध पहले थे। तो बुद्ध को ही बेसिकली विश्व का गुरु कहा गया। तो देखिए इतनी बड़ी और बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हमारे पास हैं, फिर भी आज हम अपने इतिहास को नहीं जानते हैं और हम वर्तमान में चाहे जितना भी पढ़ाई-लिखाई कर लें, लेकिन अगर हम अपना इतिहास नहीं जानते हैं, तो फिर हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हम एक रोबोट की तरह हैं जिनको मैन्युफैक्चर किया गया है और जाकर डेली रूटीन करके और फिर आके हम सो जाते हैं, फिर उठ के अगले दिन से डेली रूटीन में लग जाते हैं। हमें सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता, अपने इतिहास से कोई मतलब नहीं होता। जैसे एक रोबोट को भी अपने इतिहास से नहीं मतलब होता। बस उसमें चाबी दे दिया, एनर्जी दे दी, बैटरी चार्ज कर दिया, वहीं से उसका काम शुरू, फिर वहीं वो जैसे ही खत्म होगा, फिर वहीं पे खत्म हो गया। तो वास्तव में अगर हम इंसान हैं, तो हमें अपना इतिहास जानना ही होगा, अपने सुनहले इतिहास को जानना ही होगा।